देखिए ये जो 60 से 62वीं का जो प्रश्न है ना, यस सर। इसमें कुछ चीजें थोड़ा ध्यान देने वाला है कि जो क्वेश्चन पूछने का तरीका था इसका और जो सवाल ये पूछ रहा है इसमें थोड़ा सा चेंज किया इन्होंने अपने पैटर्न में। ठीक है, और यस सर। जैसे 4 क्वेश्चन है, एक रफली तो एक राउंड में पहले ये चारों क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है, फिर कैसे आंसर लिखना है, क्या करना है, उस पर बढ़ेंगे। जैसे पहला पार्ट ये कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में है कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व पवित्र घोषणा मात्र नहीं है, बल्कि राज्य की नीति के मार्गदर्शन के लिए सुस्पष्ट निर्देश है। व्याख्या कीजिए और बताइए कि व्यवहार में कहां तक लागू किए गए हैं। दूसरा सवाल है, हिंदुत्व अवधारणा की परीक्षण कीजिए, क्या यह धर्मनिरपेक्षवाद का विरोधी है। तीसरा सवाल है, भारतीय राजनीति में प्रमुख दबाव समूहों की पहचान कीजिए और भारत की राजनीति में उनकी भूमिका का परीक्षण कीजिए। और चौथा क्वेश्चन है कि बिहार की राजनीति में राज्यपाल की शक्तियों तथा वास्तविक स्थिति का वर्णन कीजिए। ये 4 सवाल जो पूछे गए थे, इसमें से एक एक को अगर आप देखिए तो एक एक करके इसमें हम लोग देखते हैं कि कहां पर क्या कॉन्टेक्स्ट और क्या डालना था। जैसे पहला सवाल देखिए कि पहला सवाल पूछ रहा है आपसे कि राज्य की नीति निदेशक तत्व पवित्र घोषणा मात्र नहीं है, बल्कि वे राज्य के नीति के मार्गदर्शन के लिए सुस्पष्ट निर्देश हैं। जो टर्म यूज किया जा रहा है ना, इस क्वेश्चन को देखिए तो ये कह रहा है कि नीति के मार्गदर्शन के लिए सुस्पष्ट निर्देश है। सुस्पष्ट निर्देश है, इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये निकलता है कि ऊपर वाला लाइन देखिए कि पवित्र घोषणा मात्र नहीं है, बल्कि एक डायरेक्शन है। इंग्लिश को पढ़िए तो क्लियर हो जाता है कि द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉट मेयर पियर्स डिक्लेरेशन बट क्लियर डायरेक्शन फॉर द गाइडेंस ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है ना। अब इस पे कहता है, यहाँ कहता है कमेंट एंड शो हाउ फार दे हैव बीन अप्लाइड इन प्रैक्टिस, और यहाँ लिखता है कि व्याख्या कीजिए और बताइए कि वे व्यवहार में कहाँ तक लागू किए गए हैं। अब ये जो चीज है ना, ये यस सर। एक बड़ा वो चीज है, वेगनेस है यहाँ पे, क्योंकि इंग्लिश में लिखता है कमेंट करना, टिप्पणी करने के लिए। ठीक है ना। और यहाँ लिखता है अंग्रेजी में, हिंदी में इसकी व्याख्या कीजिए। तो नॉर्मली क्या है कि जब भी ऐसा सिचुएशन होता है तो आप इंग्लिश वाला जो है उसको ही आप मानिएगा, और लिखा भी रहता है कि जो अंग्रेजी में है वही सही है। ठीक है ना। जी। अब इसमें से देखिए कि इसको कैसे शुरू करेंगे, क्योंकि ये आपको एक पार्ट में ये क्या क्वेश्चन कर रहा है ये आपको जस्ट बता रहा है। जी। पहला पार्ट में इसने ये एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई ये सिर्फ घोषणा मात्र नहीं है, बल्कि एक सुस्पष्ट निर्देश है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि निर्देश का पालन हो रहा होगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है ना, तो इसको शुरुआत करने के लिए जो आप स्टार्ट जहां से आप लोगे, उस स्टार्ट पे ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, इस स्टार्ट पे ध्यान ये रखना है कि आप प्रस्तावना से शुरू करेंगे इसको, और प्रस्तावना में जिस प्रकार की भावना रखी गई है कि लोक कल्याणकारी राज्य होगा, तो इसकी स्थापना करनी है और यही संविधान का उद्देश्य है। ठीक है, तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए इसमें क्या-क्या प्रावधान किए जा सकते हैं, तो ये हम लोग देख चुके हैं कि इसका बहुत सारा राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और ये सारा पहलू होता है। अब इसमें से जो 2 पार्ट को इम्प्लीमेंट किया गया, एक फंडामेंटल राइट्स और दूसरे हैं आपका डीपीएसपी। इन दोनों को लागू किया गया संविधान में ताकि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। ठीक है, और इसमें से अगर मोटे तौर पे इसको देखें तो ये राजनैतिक पहलुओं पर बल देता है, या फिर ये राजनैतिक लोकतंत्र की बात करता है, जबकि ये जो डीपीएसपी है इसका संबंध सामाजिक और आर्थिक के साथ है। ठीक है, तो ये पहला पार्ट में आप जस्ट इसको एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद सेकेंड पार्ट पे जब आएंगे तो इसमें आ जाते हैं कि जो डीपीएसपी है यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, अब परिवर्तनीय नहीं है, इसका अर्थ ये सिंपल सा यही निकल जाता है कि इसका मतलब है कि यह एक आदर्श मात्र है जिसको लागू करना या नहीं करना राज्य के ऊपर है। ठीक है, जो आपका पहला लाइन था
वही लाइन ये है कि सिर्फ ये एक आइडियलिस्टिक कंडीशन है कि राज्य अपनी नीतियों के निर्धारण में इन चीजों का पालन करेगा, ठीक है ना। लेकिन राज्य उसका पालन करेगा ही ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर जरूरी होता तो फिर इसको आप न्यायपालिका में लेकर जा सकते थे और वहां पे राज्य के ऊपर ये बाध्यकारी होता है कि इस काम को वो करे। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे इसको कह दिया कि आदर्श मात्र नहीं है। बट जब आप यहाँ से जब अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, जो सेकेंड पार्ट होता है जहां से अपन बोलते हैं कि ये ओपनिंग हो रहा है क्वेश्चन का, तो ओपनिंग वाले पार्ट से आप ये लिखेंगे कि यद्यपि यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन फिर भी इसे सिर्फ घोषणा मात्र नहीं माना जा सकता, क्योंकि, ठीक है ना, इसे घोषणा मात्र नहीं माना जा सकता क्योंकि इसके पीछे जनमत की शक्ति है, ठीक है ना। मतलब ये कि ये सही है, इसके पीछे जनमत की शक्ति है। इसका यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना होगा कि यद्यपि यह सही है कि हम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, लेकिन जनता की न्यायालय जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी अदालत है, वहां पे हम जा सकते हैं। जनता की अदालत में जाया जा सकता है कि इन प्रावधानों को सरकार ने लागू नहीं किया है, ठीक है। तो ये क्लियर हो जाता है कि यह पवित्र घोषणा मात्र नहीं है। अब यहां से आप बताएंगे कि यह वास्तव में सरकार की नीतियों का आधार है, ठीक है। अब सरकार की जो नीतियां हैं उसका आधार कैसा है, तो जितनी भी सरकार की नीतियां हैं इन सबको कैटेगराइज कर दीजिएगा और उन सबको उसी तरीके से आपको वर्गीकृत करके लिखना है। जैसे सामाजिक नीति जो सरकार तय करती है उसके लिए ये आधार बनता है, इसी प्रकार से आर्थिक नीति का ये आधार बन जाता है। फिर तीसरा लिखिएगा राजनैतिक या राजनीतिक, चौथा पर्यावरणीय, सांस्कृतिक, ठीक है ना। इन सभी से संबंधित जो सरकार की नीति है उन सब का ये आधार बन जाता है। अब आधार क्या है, नीति की बात हो रही है, कार्यक्रम हम लोग नहीं कह रहे हैं। हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि नीतियां क्या होंगी। तो सामाजिक क्षेत्र की नीति क्या है, अब इन सब पे ना आपको एकदम शॉर्ट में लिखना होगा, क्योंकि जैसे बड़ा कीजिएगा ना क्वेश्चन का स्कोप इतना बड़ा हो जाता है कि आप फिर इसके साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर सकते। इसका दूसरा पार्ट भी आपको लिखना है, ठीक है ना, जहाँ पे कमेंट वाला टर्म आ रहा है। तो जब समाज में जाते हैं तो बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे, इसमें सिंपल सा एक लिखेंगे कि समाजवाद के उद्देश्यों से परिचालित होकर के इसमें कई नीतियों को लागू किया गया है, जैसे समान काम के लिए समान वेतन, ठीक है। दूसरा, ऐसी व्यवस्था राज्य बनाएगा जो अधिकतम जन कल्याण को प्रेरित करता हो, का निर्माण करेगा जो जन कल्याण पर केंद्रित करता हो, ठीक है ना। यही सारा चीज है इसमें। फिर इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इसमें, जैसे अब देखिएगा इसमें तो 39A भी आप लिख सकते हैं, 41 भी लिख सकते हैं कि राज्य गरीबों के लिए, बुढ़ापा में जो परेशान है, शिक्षा के लिए निःशक्त व्यक्ति हैं, उन सबके उत्थान के लिए भी राज्य काम करेगा। फिर आप चाहें तो 47 लिख सकते हैं कि सार्वजनिक जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार करने के लिए प्रयास करेगा। तो ये सब के सब इसके सामाजिक पहलू को इंडिकेट करता है, ठीक है। अब इसी प्रकार से अगर आर्थिक रूप से देखिएगा तो धन का संकेंद्रण किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना हो, ऐसी व्यवस्था बनाएगा, ठीक है। सभी को काम मिल सके ऐसी व्यवस्था का निर्माण करेगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए तो कर्मकारों के विषय में चर्चा है, कर्मकारों के कल्याण के चर्चा हो रही है कि किस प्रकार से उनको फैक्ट्रियों में और इन सब में पार्टिसिपेशन दिया जाए, ताकि उनका जो औद्योगिक माहौल है या वहां पर जो इन्वायरमेंट है वो क्लियर रहे और किसी प्रकार का कोई रिवॉल्ट ये सब ना हो।
तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी वही कहता है कि आर्थिक रूप से सभी लोग को समान करना है, तो यहाँ पे आय की विषमता कम करना है, ये भी एक कंसेप्ट आ जाता है। ठीक है, इसी में फिर देखिएगा तो SC ST के लिए ये दोनों जगह आ जाता है, इधर भी आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं कि SC ST के उत्थान के लिए और विशेष उनके जो आर्थिक विकास है उसके लिए विशेष प्रयास करने के लिए प्रावधान किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुटीर उद्योग के विकास की बात है, एग्रीकल्चर का विकास है, इसमें बहुत सारी चीजें इसमें शामिल है। आपको ना हर किसी को मैं जस्ट लिख दे रहा हूं, लेकिन आपको एकदम शॉर्ट करना होगा, इतना अगर लिखिएगा तो आपका स्कोप नहीं है लिखने के लिए। यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं लिखिएगा, यहाँ 2-3 शब्द लिख करके काम चलाइएगा। एक पंचायती राज व्यवस्था की बात है, ठीक है, इसके अलावा समान सिविल संहिता और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर देखिए तो विदेश नीति हमारी कैसी होगी, ये इसकी भी चर्चा है। ठीक है, प्रशासन का मतलब उसको ऐसे समझिए कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का सेपरेशन होगा, ये है ना। यस सर। तो ये सारे के सारे हो गए। इसी प्रकार से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बात है इसमें। 48। और फिर सांस्कृतिक पहलू में अगर देखिएगा तो बहुत सारा चीज है इसमें, शिक्षा के विकास के लिए फिर प्रयास करेगी। इसके अलावा जो सांस्कृतिक धरोहर है, धरोहर मतलब जो ऐतिहासिक रूप से जो संरक्षण करने लायक जो इमारतें हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए काम करना है। तो मोटे तौर पे ये सब के सब ऐसे संकल्पनाएं हैं जिसके आधार पे सरकार की नीतियों का संचालन किया जाता है। अब अगला पार्ट है जो इसी से आपको मिला करके कमेंट कर देना है नेक्स्ट पार्ट में। ये थर्ड पार्ट में जब आंसर जाएगा तब आप वहां पे इसमें लिखेंगे कि इसमें किस प्रकार से सामाजिक नीति, सबका आप वो नहीं कर सकते हैं, पूरा का पूरा जितने भी पॉइंट्स है सबको एक एक करके नहीं लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि कमेंट करना है, एनालिसिस करना है, तो आप उसमें से उदाहरण के रूप में काम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से सिंपल शुरू ऐसे ही कीजिएगा कि यद्यपि डीपीएसपी के प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्य को स्वतंत्र छोड़ा गया है, ठीक है, और ये माना गया है कि राज्य अपनी क्षमता अनुसार इसको लागू करने का प्रयास करेगा। ठीक है, अब क्षमता अनुसार का मतलब ये होता है कि जब उनकी कैपेबिलिटी होगी उस चीज को लागू करने के लिए तब उसको लागू करेंगे। अब उदाहरण से इसको संपुष्ट करना है, जैसे एक एक करके देखते चले जाइएगा कि कैसे कैसे हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं अपनी बात को। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए कि सिद्धांत रूप में समाजवाद की स्थापना करनी है, सैद्धांतिक रूप से, ठीक है, तो ये संविधान में पहले से ही चलते आ रहा था, शुरू से ही इस चीज पर बल दिया गया, लेकिन बाद में समाजवादी शब्द को जोड़ दिया गया ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा और प्रभावी बनाया जा सके। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये प्रोविजन पहले नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में और ये नया इंट्रोड्यूस किया गया, ये था पहले से ही, लेकिन प्रेम्बल में अलग से इसको हमने जोड़ दिया। इसी प्रकार से देखिए तो सामाजिक पहलुओं में सबको समानता का अधिकार मिले, ये ऑलरेडी पहले से दिया हुआ था, तो मौलिक अधिकार के माध्यम से दिया जा चुका था। वो सारे के सारे पहलू क्या है, एक प्रकार से वो भी तो समाजवाद का ही एक प्रकार से प्रैक्टिकल फॉर्म है ना, जहाँ पे सबको आप इक्वलिटी का दर्जा देते हैं, किसी को कोई विशेष प्रेफरेंस नहीं देते हैं। तो इन सारों को करने के बाद, ठीक है, अब इसमें से जैसे एक उदाहरण आपको अगर देना है तो काम पाने का अधिकार। अब काम पाने का अधिकार जो है इसको सरकार ने 2005 में मनरेगा ला करके लागू किया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के तो प्रोविजन में ये पहले था। तो पहले से आपने क्या किया था, तो हमने जो व्यवस्था रखी कि जो डीपीएसपी के प्रोविजन थे और जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि राज्य अपनी क्षमता के अनुसार काम करेगा, है ना, ये तो राज्य जब अपनी क्षमता के अनुसार काम करेगा तो इसका मतलब था कि पहले रोजगार देने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई गई थी और उन योजनाओं के माध्यम से रोजगार देने की कोशिश हो रही थी। ठीक है, जैसे उसमें से काम के बदले अनाज, कि आपने कोई काम किया तो हम उसके बदले में अनाज दे रहे हैं आपको। इसी प्रकार से स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी योजनाएं आप बना रहे थे। अब योजना के बाद अगला पार्ट आप पहुंच गए कि आपने कानून बना करके इस चीज को लागू कर दिया। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आप कमेंट कीजिए और बताइए कि व्यवहार में कहां तक लागू हो रहा है, तो यही इसका व्यवहारिक पक्ष है कि ये सिद्धांत है
पहले स्टेज में हमने योजना बना करके लागू किया, और जब राज्य सक्षम हो गया इतना, तो वो कानून बना करके वो अधिकार आपको दे रहा है, ठीक है ना। Yes, इसी प्रकार से दूसरा अगर आप देखिएगा, तो दूसरा एग्जाम्पल दीजिए, शिक्षा पाने का अधिकार, ठीक है। अब शिक्षा पाने का जो अधिकार है, ये संविधान में ऑलरेडी डीपीएसपी में दिया हुआ था कि राज्य सबके लिए यूनिवर्सल एजुकेशन का प्रोविजन करेगा। यहाँ पर भी क्या था कि बहुत तरह से योजनाएं बनाई गई थी, सर्व शिक्षा अभियान और ये सब चलाया गया, प्रौढ़ शिक्षा, बहुत तरह की शिक्षा चली, और बाद में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट्स का आपने दर्जा दे दिया, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। फिर आप दूसरा देखिए कि और आपने क्या किया, तो जैसे इसी पीएसयू को आपने स्थापित किया और मिश्रित अर्थव्यवस्था का संकल्पना लेकर के चले, ठीक है। अब ये मिक्स्ड इकोनॉमी का जो कंसेप्ट रखा गया और पीएसयू का रखने का मामला था, तो इसका सीधा सीधा मतलब है ना कि इसमें जनता की हिस्सेदारी है, जनता की भागीदारी है, जनता का ही पैसा है। तो ये भी समाजवादी दृष्टिकोण से ही था, और धन का संकेंद्रण न हो उसी के लिए प्रयास किया गया, ठीक है। फिर आप देखिए, तो पॉलिटिकल में आ जाइए, एक दो एग्जाम्पल पॉलिटिकल का दे दीजिए। तो ग्राम पंचायत, अब ग्राम पंचायत लागू करना था, ये संविधान में शुरू से ही था, लेकिन आपको पता है कि ये स्टार्टिंग में लागू नहीं किया गया। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया ये? 73 संविधान संशोधन के बाद आपने इसको लागू किया, ठीक। इसी प्रकार से अगर आप देख लीजिए, तो राइट टू फूड, पोषाहार, है ना, 47 का पार्ट है ये, 47, पोषाहार, राइट टू फूड आपको चाहिए, या राइट टू फूड आपका है अगर, तो इसके लिए पहले से व्यवस्था हमारे पास क्या है, जो अभी भी चलते आ रहा है, पीडीएस। तो पहले हमने उसको बाइफर्केट करके दिया था, अब क्या कर दिया कि इसको भी एक प्रकार से लीगल फ्रंट पे या लीगलाइज करके हम इसको दे रहे हैं आपको, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए, तो सरकार ऐतिहासिक जितने भी धरोहर है, इन सब के संरक्षण के लिए, धरोहरों के संरक्षण के लिए एएसआई को अलग से उनको एक्ट बना करके एम्पावर्ड किया है कि वो काम कर सके, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखिए, तो एससी और एसटी के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, ठीक है, वो आप दे सकते हैं। इसके अलावा कुटीर उद्योग के विकास के लिए, फिर कृषि और पशुपालन के लिए। इसके अलावा आप देखिए, तो सिविल संहिता वाला जो है, इसको भी मन करे तो लिख सकते हैं, स्कोप रहे तो लिख सकते हैं कि सिविल संहिता अगर एक ही प्रकार से कानून को लागू करना है, तो देश की एक बहुत बड़ी आबादी है जो एक ही प्रकार के आईपीसी और सीपीसी पूरे देश में समान रूप से लागू होते हैं, और तो जो व्यक्तिगत कानून है उसको भी खत्म कर दिया गया। अगर हिंदुओं को एक प्रकार की व्यवस्था में लेकर के वो आ गए, सो कॉल्ड जो हिंदू है, तो ये देश की लगभग 85% पॉपुलेशन है। इसका मतलब है कि 85% आबादी जो है वो इस सिस्टम में आ रही है, लेकिन बाकी जो रिमेनिंग 15% है, इनके लिए अभी इसको लागू करने की बात हो रही है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बात कहा गया है कि राज्य की जब क्षमता होगी और राज्य जब ऐसा समझेगा तभी इसको करेगा, तो राज्य को कैपेबिलिटी था तो 85% पे कर दिया, अब 15% के लिए वो वैसे सिचुएशन को बिल्ड करने की बात कर रहे हैं। धीरे धीरे जब लोग एक्सेप्ट करेंगे तो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जब फाइनल कंक्लूजन आप कीजिएगा, तो उसमें यही लिखिएगा कि सरकार की जितनी भी नीतियां होती हैं, उसके लिए उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सारी की सारी संकल्पनाएं राज्य के नीति निर्देशक तत्व से प्राप्त होते हैं, और सरकार उसी मार्गदर्शन में अपने लिए कार्यक्रम और नीतियों का निर्धारण करती है, और देश में विकास की जो गति है उसको आगे बढ़ाती है, ठीक है सही। तो इसलिए इसको सिर्फ यह नहीं माना जा सकता है कि सिर्फ ये घोषणा मात्र है, बल्कि व्यवहार में इसको लागू किया जाता है। यद्यपि यह सही है कि अभी तक अक्षरशः जितने भी प्रावधान हैं सभी को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा सका है, लेकिन उसके पीछे राज्य की अपनी कुछ समस्याएं हैं, जिन समस्याओं के दूर होते ही उसे भी लागू कर दिया जाएगा, ऐसा माना जा सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ ये? यस। इसमें कुछ पूछना है? नहीं सर, अच्छा सर। का कॉन्टेक्स्ट बहुत बड़ा है, इसलिए आपको लग रहा है कि ये आसानी से लिख लेंगे, इतना आसानी से आप लिख नहीं पाइएगा। इट्स मोर देन 1000 वर्ड। जब मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो इसको जब आप लिखने बैठिएगा ना, तो ये 1000 से ऊपर चला जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आपकी राइटिंग स्किल वहां पे कितना काम आता है, और नहीं तो आप क्या छोड़िएगा इसमें।
आप अगर छोड़िएगा तो क्वेश्चन के पार्ट्स को छोड़िएगा। और बीपीएससी का यही एक खतरनाक सा पैटर्न है कि वो एक बहुत बड़ी कंसेप्ट को आपको एक साथ ला करके पूछ देता है कि आप इसको समराइज कीजिए, समअप कीजिए। अब यही पोर्शन है जो अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय और सांस्कृतिक पहलू जो है, इन सब पे अगर आप 5 कॉन्टेक्स्ट है, इसके 5 पार्ट हैं, अगर इस पे 50 वर्ड भी लिखिएगा ना तो 250 से 300 यही लेके चला जाएगा। और बिना लिखे तो उपाय है नहीं, क्योंकि वो पहला पार्ट जो कह रहा है क्वेश्चन का कि पवित्र घोषणा मात्र नहीं है बल्कि राज्य की नीति के मार्गदर्शन के लिए सुस्पष्ट निर्देश है। तो राज्य की नीति का मार्गदर्शन कहाँ से हो रहा है और किन किन पहलुओं से हो रहा है उसको तो बताना ही पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है बताना इसलिए पड़ेगा क्योंकि अगला टर्म कह रहा है व्याख्या कीजिए या कमेंट कीजिए इस पे। किस पर? ऊपर वाले लाइन पे। तो ऊपर वाले लाइन को तो इलोबरेट करना ही पड़ेगा ना, तभी आप उसकी व्याख्या और कमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? और अगला पार्ट कह रहा है कि व्यवहार में कहां तक लागू हो रहा है। तो जब व्यवहार वाला पार्ट बता रहे हैं तो बिना उसके नीचे वाला पोर्शन, इसको एग्जाम्पल को प्रूफ किए वो व्यवहार नहीं बता सकते। ठीक है ना? यस सर। इसमें कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन भी थोड़ा खतरनाक प्रवृत्ति का है और ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस की तरह पूछ दिया गया है कि हिंदुत्व की अवधारणा का परीक्षण कीजिए, क्या यह धर्मनिरपेक्षवाद का विरोधी है? अब ये अगर किसी को पॉलिटी नहीं समझ में आया होगा तो वो तो पक्का लिखेगा कि हाँ ये धर्मनिरपेक्षवाद का विरोधी है। लिखेगा कि नहीं लिखेगा? आप लोग क्या लिखेगा बताइए तो, बताओ, किसी को है ध्यान में? सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था सर कि हिंदू जीने की जो है हिंदुत्व एक जीने की जो है अवधारणा है या कोई धर्म नहीं है। सही बात। तो उसी को आधार बना करके इसको जो है इलोबरेट किया जा सकता है कि हिंदुत्व एक जो है सो जीने की कला है, जिस मौसम के अनुसार यह चेंज हो जाता है। शाकाहार, खान पान, रहन सहन, बोली भाषा, विचार, यानी सारा कुछ जो बदलते जाता है समाज में, तो उसको आधार बना करके हम ये कह सकते हैं कि यह किसी धर्मनिरपेक्षवाद का जो है। देखिए इसमें जो टर्म यूज किया जा रहा है ना, एक शब्द है इसमें कि हिंदुत्व की अवधारणा का परीक्षण कीजिए। परीक्षण क्या होता है? टेस्ट होता है ना जी। यस सर। मतलब कोई भी चीज है तो परीक्षण करने का मतलब है कि आपको टेस्ट करने के लिए कहता है। और टेस्ट आप कैसे करते हैं? कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए आधार, तभी आप टेस्ट कीजिएगा ना। यस सर। अगर आपको हम क्वेश्चन दे रहे हैं और तब आपसे आंसर मांग रहे हैं तब तो आपको हम टेस्ट कर रहे हैं ना। अगर मान लीजिए ऐसे ही कह दिया जाए कि ऐसे ही स्टूडेंट को टेस्ट कर लिए तो क्या टेस्ट करेंगे? तो कहने का मतलब है कि वो क्वेश्चन क्या है जिसके आधार पर टेस्ट करना है आपको, तो वो हिंदुत्व की अवधारणा है। जब टेस्ट कह दिया है तो आप कंक्लूजन की बात नहीं कर सकते हैं सीधे। बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। जब आपको टेस्ट करने कह दिया है तो आप रॉ डाटा पर काम करेंगे कि ये है क्या और बाद में कंक्लूड आप करिएगा। समझ गए ना? तो इसका मतलब है कि पहले उसका कुछ जो पार्ट है उसको बताना पड़ेगा। यस सर। अगर नहीं बताइएगा तो टेस्ट क्या कीजिएगा? अब जैसे आपको टेस्ट करना है हिंदुत्व की अवधारणा, तो पहले हिंदुत्व की अवधारणा क्या है और लोग क्या समझते हैं इसको पहले समझाना होगा। इसकी परिभाषा देनी पड़ेगी सबसे पहले। बाद में जो आता है ना, जो अभी आप चर्चा कर रहे थे आप लोग, ये बाद का स्टेज है। पहला स्टेज है इसकी परिभाषा, और इसकी जो परिभाषा है वो अलग अलग डिक्शनरी में अलग अलग तरीके से दिया गया है। ठीक है ना? यस सर। अब अलग अलग तरीके से देखो भाई, लाइट तो फिर कट गई है, अब बंद हो जाए तो फिर हम लोग रिज्यूम करेंगे, जब आएगा तब व्हाट्सएप पे मैसेज चला जाएगा। जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, ठीक है ना? यस सर। अब देखिए इसमें जब हम लोग कह रहे हैं कि इसकी अलग अलग परिभाषा है, तो एक परिभाषा दिया जाता है कि भाई एक ऐसी विचारधारा जिसके केंद्र में हिंदू हो, ये सब धर्म के लिए प्रयोग किया जाता है। हम लोग ये देख रहे थे, हिंदुत्व वाला क्वेश्चन देख रहे थे ना। यस सर। देखिए हिंदुत्व वाले क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे कुछ चीज ध्यान रखना है। जैसे जब ये कह रहे हैं कि परीक्षण करना है कि हिंदुत्व का क्या विचारधारा है और उसकी अवधारणा को परीक्षण कीजिए, तो इसमें जरूरी हो जाता है ना कि थोड़ा सा इसको, इसका बैकग्राउंड और ये सब चीज क्लियर करना पड़ेगा कि ये आया कहाँ से है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है और किस तरीके से ये प्रोग्रेस हुआ है। ठीक है ना? एकदम शॉर्ट में,
क्योंकि उसके बाद ही आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि ये है क्या। तो पहला जो इसका स्टार्ट जहां से होता है, उस स्टार्ट में अगर आप इसको लिखेंगे तो जो स्टार्ट वाला पार्ट है इसमें आ जाएगा कि जो हिंदुत्व का जो भारत में जो ग्रोथ है इस विचारधारा का, ये बेसिकली इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, ठीक है। तो इसको ये माना जाता है कि ये भारत का एक राष्ट्रवाद के उत्थान से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। और इसमें सबसे पहले इसमें नाम आता है कि आनंद मठ में जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो था ना पुस्तक, इसमें सबसे पहली बार हिंदुत्व शब्द का प्रयोग किया गया था। और आगे चल करके तो इस पे बहुत सारे लोगों का फिर आ गया, तिलक भी उसमें शामिल थे जिन्होंने इसको प्रयोग किया था। आपको पता है वो इतिहास है, वो सब लिखना नहीं है, बस समझना है कि राष्ट्रवाद की विचारधारा के विकास के लिए आरंभ में इसको प्रयोग किया गया था। अब जो नेशनलिज्म है, जो राष्ट्रीयता है, उसके साथ इसको जोड़ा गया। भले इसका जो प्रभाव था वो गलत था, लेकिन राष्ट्रीयता, नेशनलिटी का जो कंसेप्ट उस समय रखा गया था, जितने भी कंसेप्ट रखे गए थे, उन सब में दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी राष्ट्र में। एक था कि कोई भी एक समान प्रजाति या समान जाति के लोग होने चाहिए, जो यूरोप का जो राष्ट्रवाद है, जो नस्ल पर आधारित माना जाता है। इसके अलावा एक भाषा या एक प्रकार की संस्कृति का होना आवश्यक है, ठीक है। जैसे लैटिन लैंग्वेज को अगर देख लीजिएगा तो वो अलग ही साम्राज्य राष्ट्रीयता का विकास किया। इसके अलावा धर्म का, इन सब का। तो भारत में चूंकि ये सारी चीजें गौण थी और भारत एक प्रकार से मध्य युग में जी रहा था, तो राष्ट्रीयता का विकास करने के लिए हमारे यहाँ पर हिंदुत्व का सहारा लिया गया, ठीक है। और आगे चल करके इसी चीज को प्रेजेंट किया गया जब 1857 का विद्रोह होता है। तो इस विद्रोह में भी ब्रिटिश जो कई पक्षधर जो लेखक थे, इन्होंने एक प्रकार से 1857 का जो विद्रोह था, इसको इन्होंने हिंदू मुस्लिम और उसी के संदर्भ में देखने की कोशिश की। हिंदू मुस्लिम एकता का परिणाम मान लिया, तो किसी ने कह दिया कि ये धर्मांध मुसलमानों का विद्रोह था। तो इस तरीके से धार्मिक इसको टच देने की कोशिश की, और इसी की प्रतिक्रिया में भारत में भी जो हिंदुत्व का जो ग्रोथ था वो होता चला गया। अब ये एक विचारधारा है, जो हिंदुत्व का जो विकास होता रहा, ये कहीं ना कहीं हिंदू मान्यताओं के आधार पर होता रहा। इसका बैकग्राउंड यही है, ठीक है। एकदम शॉर्ट में इसको आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू होती है इसमें, कि जब ये हिंदू मान्यताओं पर आधारित हो गया तो इसका मतलब है कि ये किसी न किसी के विरोध में अवश्य है। जब एक के समर्थन में है तो दूसरे का विरोध ये लॉजिकली करेगा ही करेगा, ठीक है। और इसी से रिलेटेड जब पहली बार ये मैटर बीडी सावरकर ने जब इसको उठाया था, जो उन्होंने मैं हिंदू करके जो एक बुक लिखी थी हिंदुइज्म के ऊपर, हिंदू कौन है, उसमें भी इसी बात को इन्होंने हाईलाइट करने की कोशिश की थी कि हिंदू कौन है। तो उसके 3 पिलर इसने बताए थे। एक पिलर राष्ट्र के रूप में बताया था, दूसरा एक समान जाति के फॉर्म में बताया था। यहाँ जाति का मतलब एक वर्ग के रूप में है, कोई एक पार्टिकुलर कास्ट सिस्टम के फॉर्म में नहीं किया था। दूसरा इन्होंने कहा था समान संस्कृति के रूप में, कि जो इस समान संस्कृति का पालन करते हैं ये सब के सब एक ही प्रकार की विचारधारा को मानते हैं और ये जाति है। तो ये समझाने के लिए था आपको कि आप इतना समझिए कि इसका ये जेनेसिस है, यहां से निकला। लेकिन भारत में जो हिंदुत्व का आपको सीधे सीधे स्टार्ट करने के बाद जो दिखाना है कि हिंदुत्व की विचारधारा को हिंदुइज्म या हिंदू धर्म से जोड़ा जाता है, ठीक है। और एक शाब्दिक अर्थ इसका निकलता है कि ऐसी विचारधारा जो हिंदू परंपरा और हिंदू धर्म के आसपास घूमती है, उसे ही हम हिंदुत्व की अवधारणा कहते हैं। लेकिन इसमें सबसे पहली बार 1966 में एक सुप्रीम कोर्ट में एक केस जाता है। उस केस में पहली बार इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने डिफिनीशन किया था और वो कहा था कि हिंदुइज्म है क्या। तो हिंदुइज्म के विषय में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से उसने कहा था कि हिंदू धर्म को परिभाषित करना संभव नहीं है। पहला बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने लिखा था कि हिंदू धर्म को परिभाषित करना संभव नहीं है, ठीक है।
दूसरा बात कहा था कि यह दुनिया के अन्य धर्मों के विपरीत है। अन्य धर्मों के विपरीत है। विपरीत कैसे है? तो इसी प्रकार से इसने लिखा कि हिंदू जो है, हिंदू धर्म किसी एक पैगंबर का दावा नहीं करता है। जैसे हर धर्म में देखिएगा ना तो एक प्रोफेट है। Yes, sir. हिंदू धर्म में कोई एक पैगंबर नहीं है। एक पैगंबर का दावा नहीं करता है। ये उसी जजमेंट का पार्ट है, इसलिए इसको मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे। और ये 2 बार पूछ चुका है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो फिर आने की संभावना है। यह किसी एक भगवान की पूजा नहीं करता है, या ईश्वर, जो लिखना हो आप लिख सकते हैं। की पूजा नहीं करता है। एक दार्शनिक अवधारणा में विश्वास नहीं रखता है। स्क्रीन पे दिख रहा है ठीक से? Yes, sir. हाँ दिख रहा है सर। विश्वास नहीं करता है। फिर इसने कहा कि यह किसी एक धार्मिक कर्मकांड में विश्वास नहीं करता है। यह किसी धर्म या पंथ की संकीर्ण पारंपरिक विशेषताओं को संतुष्ट करने के लिए प्रकट नहीं होता है। संतुष्ट करने के लिए प्रकट नहीं होता है। और मोटे तौर पर इसे जीवन जीने की शैली, वे ऑफ लाइफ के रूप में वर्णित किया जा सकता है। अब ये होता क्या है कि ये वाला लाइन सबसे ज्यादा फेमस हुआ, जो इसका लास्ट लाइन है, ठीक है ना, कि जीवन जीने की एक शैली है जो हिंदुइज्म है, हिंदुत्व है। ठीक है। सर ये दुनिया के अन्य धर्मों के विपरीत है, तो ये सब जो है वो हिंदुत्व जो है सर उसके बारे में कोर्ट मतलब जजमेंट किया सर। हाँ, उसी में ना कि हिंदुत्व विपरीत कैसे है ना, तो हर धर्म का अपना एक ग्रंथ है। हिंदू धर्म में कोई एक ग्रंथ बताइए कि कोई एक ग्रंथ को आप मानते हो। यहाँ भांति भांति के ग्रंथ है। जो शाक्त संप्रदाय को मानता है वो शक्ति की आराधना करता है, तो उसके लिए धार्मिक ग्रंथ अलग है। जो वैष्णव है उनके लिए गीता प्रमुख है, ठीक है ना। जो शैव है उनके लिए अलग ग्रंथ है। तो यहाँ जितने पंथ को मानने वाले और जितने लोग हैं वो तो सब अलग अलग देवी की उपासना करते हैं। तो एक ग्रंथ कहाँ है यहाँ पे? जैसे सभी जगह कोई एक उपदेशक है, कोई भी धर्म में देखिए, चाहे वो क्राइस्ट का हो, इस्लाम का हो, तो सब में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति या ऐसा है जो यहाँ आकर के सब कुछ का ज्ञान दिया। भारत में जिसको आप हिंदू धर्म कहते हैं उसमें किसको आप मानिएगा? तो ऐसा कोई भी नहीं है। इसलिए कहा कि ये एक ऐसी चीज है जिसको आप धर्म के नैरो उसमें बांध नहीं सकते हैं कि धर्म यही है। अब हिंदू धर्म में आप किसको शामिल कीजिएगा? अगर धर्म के अनुसार से उसको देखना हो तो हर धर्म की अपनी एक विशेषता होती है कि उस धर्म में एक ही ईश्वर होगा। अब अगर
इस्लाम है तो उसमें अल्लाह के अलावा और किसी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। देखते हैं आप किसी की इबादत करते हुए? नहीं करता है। इसी प्रकार से अगर आप क्रिश्चियनिटी को देखते हैं तो वहां पे क्राइस्ट के अलावा दूसरा कौन है? कोई नहीं है। तो ऐसे जितने भी बड़े बृहद धर्म है, इन सभी में एक ही ईश्वर की परिकल्पना है, चाहे वो कोई भी हो सकता है। तो हिंदू धर्म को अगर वैसे हम बांटेंगे तो यहाँ पे जितने भी ईश्वर हैं, कोई यहाँ पे राम का उपासक है तो वो बिल्कुल एक अलग हो गया, कोई शिव का उपासक है तो वो बिल्कुल अलग हो गया, कोई गणेश की उपासना करता है वो बिल्कुल अलग हो गया, कोई दुर्गा की उपासना कर रहा है तो वो बिल्कुल अलग हो गया। तो यहाँ तो इतनी स्ट्रीम्स चल रही हैं और आप सबको मिला करके कह दे रहे हैं कि ये हिंदू धर्म है। तभी तो कहा ना कि ये अन्य धर्म की तरह नहीं है, आप इसको अन्य धर्म के समान नहीं मान सकते, ठीक है। और हर धर्म में रिचुअल्स और कर्मकांड फिक्स होते हैं। किसी भी धर्म में अगर मान लीजिए कि इस्लाम में इबादत करने के लिए जो 5 बार नमाज की जो प्रथा है, तो ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर में वो 5 की नमाज कुछ और होगा और कन्याकुमारी में कुछ और होगा, वो एक ही होगा। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है कि जो कर्मकांडीय पहलू है धर्म का, वह भी बदल जाता है, उसका भी स्वरूप बदलता चला जाता है। आप हर जगह के अनुसार देखिएगा तो वो उसमें एक चेंज आपको दिखेगा, ठीक है ना। अब जैसे पूर्वी भारत का क्षेत्र देखिएगा तो यहाँ पे शाक्त संप्रदाय का ज्यादा बोलबाला है, दुर्गा की ज्यादा उपासना होती है। साउथ में आप चले जाइए तो वहाँ शैव ज्यादा है, नॉर्थ में चलिए तो फिर वहां पे वैष्णव ज्यादा मिलेंगे। तो ये अलग अलग में डिस्ट्रीब्यूट है, तो आप कैसे बांटिएगा? इसलिए इसका कोई डेफिनेशन 1966 में जब ये कोर्ट में केस आया था तब भी इसको डिफाइन नहीं किया था। कोर्ट ने बोला था कि ये लगभग असंभव है कि इसको परिभाषित कर दिया जाए कि यही हिंदू धर्म है, ठीक है ना। और सामान्य तौर पे ये मान लिया गया कि जो सिंधु नदी है, उस सिंधु नदी से इधर इस पार हिमालय से लेकर के इंडियन ओशन के बीच में जो लोग भी रहते हैं और वो सारे के सारे एक प्रकार की जीवन शैली जीते हैं, और वही जीवन शैली हिंदुइज्म है, वही जीवन शैली हिंदुत्व है, ठीक है ना। ये 1966 में जो जजमेंट आया था, ये केस था यज्ञपुरा दास जी का। कहीं लिखना चाहो तो लिख लो, जरूरत तो नहीं है, लेकिन पुरु दास जी, ये मैटर था, यही केस था जिस केस में ये डेफिनेशन दिया था हिंदुइज्म के बारे में, 1966 का, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि इसके बाद इसको लेकर के बहुत सारा चीज चेंज हुआ, ठीक है ना। अब इसके पहले तक जो हिंदुइज्म था वो अलग था, वो कंट्रोवर्शियल था क्योंकि वो हिंदू के आधार पे चल रहा था। और जस्ट आपको राजनीति और वो समझा रहा हूँ क्योंकि कई बार क्वेश्चन बीजेपी पर भी पूछ चुका है एक बार कि बीजेपी को धार्मिक और सांप्रदायिक क्यों कहते हैं, तो वहां पे ये कंसेप्ट काम आ जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन से कई चीजें आप समझ ले। जैसे एक तो ये पार्ट हुआ। अब आपको पता है कि 1925 में क्या हुआ था? 1925 में अगर आप देखिए तो आरएसएस का स्थापना हुआ था ना। अब इस आरएसएस की स्थापना के पहले जो सावरकर ने जो हिंदुइज्म की बात कही थी, जो हिंदुत्व की बात कही थी, तो सावरकर का जो दृष्टिकोण था ना, वो नैरो दृष्टिकोण था। नैरो इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके हिंदुइज्म में सावरकर ने भी वही बात कही थी कि एक संस्कृति और एक ही प्रकार के जो जीवन शैली के लोग हों उनको हम हिंदुइज्म कहेंगे, हिंदू मानेंगे, और ये लोग हिमालय से लेकर के हिंद महासागर के क्षेत्र में निवास करते हैं। लेकिन मजेदार चीज था कि सावरकर के हिंदुइज्म के डिफिनीशन में बौद्ध शामिल था, सिख शामिल था, लेकिन उसके डिफिनीशन में मुसलमान शामिल नहीं था, ठीक है ना। इसलिए इसको कहा जाता है कि सावरकर का हिंदुइज्म जो था वो नैरो बेस पर चल रहा था, ठीक है। आरएसएस भी उसी चीज को लेकर के आगे बढ़ा था। एक्चुअली सावरकर कोई वो नहीं करना चाहते थे कि यहाँ पे सावरकर का उद्देश्य क्या था। तो उस समय जिस प्रकार से लोगों का यहाँ पे एक्युमुलेशन था और ब्रिटिश सत्ता के विरोध में काम करना था, तो उसको जोड़ने के लिए उसने इस तरीके की बात कही, लेकिन उसका बाई प्रोडक्ट ये निकला कि वो कम्युनल होता चला गया, ठीक है। 1925 में जब आरएसएस का गठन हुआ और इसके बाद का जो पॉलिटिकल विंग और ये सब आने लगा, जनसंघ और ये सब जो डेवलपमेंट हुआ, यहाँ तक 1966 तक जो हिंदुइज्म का डिफिनीशन और ये सब चलता रहा, वो एक धर्म के आधार पे चलता रहा, ठीक है। जैसे डिफिनीशन आया, इसके बाद भारत की राजनीति में इसका प्रयोग शुरू हो गया, क्योंकि यह एक राजनीतिक संकल्पना या धार्मिक नहीं रह करके एक सांस्कृतिक संकल्पना बन गई, और इस सांस्कृतिक संकल्पना में से धर्म का पक्ष हटा दिया गया था, ठीक है ना। कि इसमें से रिलीजियस फॉर्म जो इसका था, कोर्ट ने इसको हटा दिया और कह दिया कि एक कल्चरल पार्ट है, कि जो भी इस कल्चर में शामिल हैं, जो भी लोग हैं यहाँ पे और जो भी इस प्रकार की जीवन शैली को अपनाता है, वो सब के सब हिंदू है। और इसी चीज को आगे बढ़ाता हुआ फिर भारत की राजनीति में पहले जनसंघ
और फिर इसके बाद बीजेपी जैसी पार्टी का अभ्युदय होता है। ठीक है, अब बीजेपी के संदर्भ में एक पालमपुर डिक्लेरेशन है इनका 19 आई थिंक 88-89 का है। ठीक है, यहाँ पे जब ये जजमेंट आता है उसके बाद से स्लोली ग्रेजुअली जो धर्म का प्रयोग है उसका ये लोग शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, ये बार बार जो शब्द हिंदू शब्द आया उसका प्रयोग करते थे, ये रिलीजन का प्रयोग नहीं करते थे। और फिर ये राम मंदिर का मुद्दा और ये सब उठा 1995 में आकर के फिर से कोर्ट में बहुत सारे केसेस गए थे। टोटल 7 केस वैसे माने जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था हिंदुइज्म को लेकर के, और उसको हिंदुइज्म कोर्ट जजमेंट कहा ही जाता है कि वो एक प्रकार से जजमेंट ही था जो हिंदुइज्म को लेकर के था, क्योंकि इस डिफिनीशन में ये क्लियर नहीं हो पाया था कि हिंदू है कौन, और इसको लेकर के कई प्रकार से डिस्प्यूट हुआ था। ठीक है, लेकिन 1995 के जजमेंट में भी कोर्ट ने इसी बात को फिर से रीइटरेट कर दिया कि जो हिंदुइज्म है वो एक प्रकार से जीवन की शैली है। ठीक है, और जब ये जीवन की शैली है तो ये स्टेट ऑफ माइंड है, और ये किसी एक धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, और ना ही किसी एक संगठित धर्म से इसकी कोई दुश्मनी है, और ना ही ये किसी धर्म की श्रेष्ठता की वकालत करता है। ठीक है ना, तो हिंदुइज्म को जो डिफाइन किया गया उसमें ये कह दिया गया कि इसका धर्म से कोई मतलब नहीं है। समझ गए ना, ये किसी धर्म को निगेट करता है और ना ही किसी धर्म को ये महान बनाता है। अब ये एक्चुअली इसका बैकग्राउंड क्या हुआ था, इसका बैकग्राउंड था, आप नाम सुने होंगे, शिवसेना के एक नेता थे जोशी, जोशी साहब करके थे, और ये पहले लोकसभा के भी अध्यक्ष रहे थे। तो इनके साथ दिक्कत ये हुआ कि जब ये चुनाव लड़ रहे थे तो इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ हिंदुइज्म को और हिंदुत्व को उठाया था मुद्दा को, और ये चुनाव जीत गए थे। और बाद में कांग्रेस के नेता फिर इस मैटर को लेकर के बॉम्बे हाई कोर्ट में केस कर दिया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस हिंदुइज्म को लेकर के उन्होंने ये माना कि जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उसका इन्होंने वायलेशन किया है, और हिंदू शब्द का प्रयोग करके धर्म का इस्तेमाल किया राजनीति में, और इस आधार पे चुनाव उनका कैंसिल किया था। और यही मैटर फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट को पलट दिया था, और पलटते हुए 1966 का जो जजमेंट था उसको फिर से रीइटरेट किया, फिर से डिफाइन किया, और उसमें फिर से यही कहा कि यह एक प्रकार से जीवन जीने की शैली है। ठीक है, और इसमें धर्म का कहीं कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो अगर कोई हिंदू शब्द का प्रयोग करता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक धर्म विशेष का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, और इसी आधार के बाद से 95 ऑनवर्ड्स अगर आप देखिएगा तो धड़ल्ले से राजनीति में हिंदू शब्द का प्रयोग इस्तेमाल हो गया, और ये वो दौर था जहां के बाद आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी का उत्थान शुरू हुआ। ठीक है ना, और एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में एक ऐसी विचारधारा सामने आ गई जिसको लेकर के समाज को डिवाइड करने का भी कोशिश किया जाता था। यहीं से ये क्वेश्चन जुड़ जाता है, क्या हिंदुइज्म जो है वो धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है? तो जब इसका किसी धर्म से कोई संबंध ही नहीं है तो धर्मनिरपेक्षता से ये खिलाफ कैसे हुआ? पहली चीज। दूसरी चीज क्या कहता है, धर्मनिरपेक्षता की जो परिभाषा है उसके आधार पर इसको टेस्ट कर लीजिएगा तो इसका नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा आपके आंसर का। धर्मनिरपेक्षता क्या करता है, तो किसी एक धर्म की वकालत नहीं करता है। मतलब ये कि किसी राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, तो जब एक धर्म की वकालत नहीं करता है तो हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। हिंदुत्व में भी यही है। जो कोर्ट का जजमेंट है उसमें भी तो यही है ना कि कोई एक धर्म नहीं है, मतलब ये भी बात सही है। ठीक है, दूसरा कहता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य के लिए सभी समान होंगे। ठीक है, यहां पर भी यही है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, इसलिए क्योंकि जब इसमें धर्म है ही नहीं तो फिर धर्म तो होने का चांस है नहीं। तो व्यवहारिक रूप में अगर देखिए तो धर्मनिरपेक्षता और हिंदुत्व के बीच में कोई टकराहट नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही प्रकार की चीज है। लेकिन ये इसका जो संबंध है वो संबंध किस चीज से है? ये बहुत ब्रॉड संकल्पना है जिसका संबंध एक संस्कृति के साथ जोड़ दिया जाता है। ये संस्कृति कौन सी है? जो हिमालय से लेकर के और इंडियन ओशन के बीच में जो संस्कृति के लोग रहते हैं वो सब के सब हिंदुइज्म के साथ जुड़े हुए हैं। और ये धर्मनिरपेक्षता क्या कह रहा है कि इसमें अलग अलग धर्म के साथ इसको देख रहा है। तो इसका एक नैरो डेफिनेशन हो गया कि धर्मनिरपेक्षता, समझ रहे हैं ना, और इसकी बहुत बड़ी संकल्पना है हिंदुइज्म। अब जब आप धर्मनिरपेक्षता और इन सबको देखिएगा तो किसी प्रकार का कोई विरोध हिंदुइज्म को लेकर के धर्मनिरपेक्षता के साथ नहीं है। ठीक है, तो आपका कंक्लूजन लाइन जो होगा फिर इसी तरीके का होगा कि इसका कोई विरोधी नहीं है,
बल्कि यह उसका समर्थक है और उसको और संबल प्रदान करता है। बल्कि धर्मनिरपेक्षता को अगर संकीर्ण दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक धर्म से संबंधित मान लिया जाता है, जबकि हिंदुइज्म जो है वो एक पूरी की पूरी संस्कृति से जुड़ी हुई है जिसका धर्म से कोई भी लेना देना नहीं है। तो दोनों विचारधारा धर्म को अलग रखते हुए, धर्मनिरपेक्षता और हिंदुत्व दोनों धर्म को अलग रखते हुए सत्ता और राजनीति की बात करता है। इसलिए दोनों समान है, न कि ये धर्मनिरपेक्षता का विरोधी है। ठीक है, यस सर। पूछो, इसमें कुछ पूछना है तो। सर जो भी सुप्रीम कोर्ट का सर स्पष्ट किया था सर, वो तो बिल्कुल पूरा जैसे सर मेंशन करना होगा ना सर इसमें। क्या चीज? ये सर जो हिंदुत्व समझाने के लिए मैंने बताया, आपको जरूरत लगता है तो आप करेंगे। अगर किसी और क्वेश्चन में इसका नीड होगा तो वहां कीजिएगा, यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सीधे आपको परीक्षण करने के लिए कह रहा है। ठीक है ना, एग्जामिन वर्ड यूज किया जा रहा है कि इस संकल्पना का एग्जामिन कीजिए। तो संकल्पना में दोनों पार्ट आप बताइएगा तभी तो एग्जामिन कीजिएगा ना। एकदम शॉर्ट में इसका जेनेसिस बताइए एक लाइन में कि भारत में हिंदुत्व शब्द की जो प्रयोग था वो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रवाद को उभारने के लिए आरंभिक नेताओं के द्वारा किया गया, ताकि एक परतंत्र या गुलाम राष्ट्र अपने स्वाभिमान को जगा करके स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ सके। ऑब्जेक्टिव वहां कुछ और था। ठीक है ना। उसके बाद आप लिखेंगे कि इसके बाद स्वतः राजनीति में एक धर्म विशेष का जो प्रयोग शुरू हो गया, जिसने भारत की राजनीति को दूषित करने लगे और इसकी वजह से कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगी। और यह आरोप लगने लगा, और कहीं ना कहीं यह सत्य भी प्रतीत होता था, कि हिंदू धर्म की जो प्रतीक थे, उनकी जो रिचुअल्स थे, जो कर्मकांड थे, उनका प्रयोग किया जाने लगा, जिसके कारण हिंदुत्व को एक धर्म विशेष से जोड़ दिया गया और हिंदू विचारधारा, हिंदू धर्म को मानने वाले को कहा जाने लगा कि ये हिंदुत्व के समर्थक है। तो एक ऐसी राष्ट्रवाद की परिकल्पना रखी गई जो हिंदू पर आधारित था, हिंदू धर्म पर आधारित था। किंतु 1966 यहीं से फिर आपका स्टैंड चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। तो पहला पार्ट जो ओपनिंग हो गया उसमें आपने पूरा उसका जेनेसिस और वो बता दिया कि कैसे वो स्टार्ट हुआ और किस प्रकार से वो आगे चल करके चेंज हुआ। अब 1966 से पहले फिर क्या हुआ, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि 1966 से पहले इसका धर्म के साथ ही जोड़ करके इसका प्रयोग किया गया। तो उससे पहले तो बिल्कुल अगर इसको आप एक धर्म से जोड़ करके प्रयोग किए तब तो ये धर्मनिरपेक्षवाद के विरोधी तो था ही वहां पे ना। लेकिन क्वेश्चन चूंकि प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग इतिहास में बहुत ज्यादा नहीं ले जाएंगे। अभी के संदर्भ में लिखेंगे तो 1966 के बाद जो कोर्ट का जजमेंट आया उसके बाद ये जीवन जीने की शैली हो गई, और जब जीवन जीने की शैली हो गई तो फिर उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, है ना। अब इसमें फिर बीजेपी और ये सब नहीं लिखना है, ये मैंने एक अलग कॉन्टेक्स्ट में बताया था कि अगर क्वेश्चन, जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा है कि बीजेपी को ये हिंदुत्ववादी पार्टी क्यों कहा जाता है, ऐसा सवाल पूछा है। तो जब ऐसा पूछा है तो वहां पे आपको बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स पे आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। बीजेपी भी पॉलिटिक्स का पूरा जो बेस है यही जजमेंट बन जाता है 1966 का, और उसी के आधार पे बीजेपी अपने आप को हिंदू राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाता है। और जब वो हिंदू राष्ट्रवाद कहते हैं तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात होती है, पूरा का पूरा ये उपमहाद्वीप की बात करते हैं कि एक ही प्रकार की जो जीवन शैली से जुड़े हुए लोग हैं वो सब के सब इसमें शामिल है। ठीक है ना। यस सर। अब तो लिख लेंगे इस क्वेश्चन को। हाँ सर, यस सर, क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। नहीं सर। चलो, एक दूसरा सवाल है इसमें, भारतीय राजनीति में प्रमुख दबाव समूह की पहचान कीजिए। ठीक है ना। यस सर। प्रमुख दबाव समूहों की पहचान कीजिए और भारत की राजनीति में उसकी भूमिका का परीक्षण कीजिए। अब प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं और उसका क्या डेफिनेशन हो सकता है। प्रेशर ग्रुप्स के बारे में सिंपल सा थोड़ा सा समझ लीजिए, इसको मैं बता दे रहा हूं कि क्या होता है ये। जैसे दबाव समूह या हित समूह जो कहा जाता है, ये किसको कहते हैं। दबाव समूह अथवा हित समूह, इनको ये ऐसी संस्थाएं हैं, पहली चीज तो ऐसी संस्थाएं हैं जो सत्ता संघर्ष में बिना शामिल हुए, जो बिना सत्ता संघर्ष में शामिल हुए
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। यस सर। शामिल हुए अपने हित या समाज की हित, ठीक है। यस सर। की रक्षा हेतु राजनीतिक स्थिति को प्रोत्साहित या प्रोन्नत करने के लिए बनती है। समझ रहे हैं ना ये? यस सर। इसका अर्थ क्या निकलता है कि एक ऐसी संगठन हो गई जो राजनीति खुद नहीं करती है। समझ रहे हैं ना? ये पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन अपने जो उसके इंटरेस्ट है, जो अपने हित हैं, उसके लिए वो काम करता है। तो ये सारे के सारे प्रेशर ग्रुप्स की तरह काम करते हैं। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्रेशर ग्रुप्स हैं भारत में, देखिए क्वेश्चन को, यस सर। कि भारतीय राजनीति में प्रमुख दबाव समूहों की पहचान कीजिए। तो पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेजर प्रेशर ग्रुप्स है कौन कौन, ठीक है। यस सर। और तब पूछ रहा है कि उनकी भूमिका का परीक्षण कीजिए। तो पहली चीज तो ये हो गई कि प्रेशर ग्रुप्स होता क्या है। तो प्रेशर ग्रुप्स ऐसे संगठन है या ऐसे संस्थाएं हैं जो सत्ता संघर्ष या पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होती हैं, लेकिन वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुए बिना उस पर दबाव डालती है। मतलब राजनीति खुद नहीं करती हैं, लेकिन वो अपनी मांगों को, अपने हितों के संरक्षण के लिए वो राजनीति में दबाव जरूर डालती है, हस्तक्षेप जरूर करती है, ठीक है ना। तो अगर इसी को कैटेगराइज कर दीजिए, जो पहचान करने के लिए कह रहा है ना, तो इसका प्रकार, अब आपको प्रकार के रूप में नहीं लिखना है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि आपका नोट्स की तरह आप इसको प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। पहचान कैसे करेंगे? तो एक पहचान इसका है कि वैसे प्रेशर ग्रुप्स जो सामाजिक अथवा पहचान आधारित है, ठीक है। यस सर। सामाजिक अथवा पहचान आधारित अगर कहेंगे तो इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे इसी में से एक कैटेगरी बनाइए कि सामुदायिक सेवा से जुड़ा हुआ जो है, सामुदायिक सेवा से संबद्ध प्रेशर ग्रुप्स। अब सामुदायिक सेवा से संबद्ध प्रेशर ग्रुप में देखिए तो एग्जाम्पल अगर लेना हो तो डीएवी को ले सकते हैं आप। इसके अलावा आप रामकृष्ण मिशन को ले सकते हैं। अब ये सब क्या कर रहा है, एक ही प्रकार का सिस्टम से जुड़ा हुआ है, ये सब शिक्षण संस्थान से जुड़ा हुआ है, तो ये उसी पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रेशर ग्रुप्स थे जो आगे चल करके इनकी खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनी है, ठीक है ना। जैसे इसमें से देखिएगा तो द्रविड़ कड़गम, ठीक है ना। डीएमके की जो पार्टी तमिलनाडु में आपको नजर आता है, ये तमिलनाडु का जो पार्टी है, ये पहले क्या था, ये ब्राह्मण विरोधी आंदोलन था पहले। तो एक ही सामाजिक और सामुदायिक विषय पर ये केंद्रित था, ठीक है ना। और आगे चल करके ये खुद पॉलिटिक्स में शामिल हो जाता है, तो ये होता है, तो ये उसका रूपांतरण है। दूसरा अगर आप देखिए तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे संगठन होते हैं जो किसी विशेष जैसे राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था को प्रमोट करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है ना। राजनीतिक आर्थिक विशेषताओं को लागू करने के लिए जैसे इसमें देखिए तो आरएसएस। अब ये आरएसएस राजनीति में तो शामिल होती नहीं है। विश्व हिंदू परिषद, जमायते इस्लामी, ठीक है ना। ये ऐसे संगठन है जो पॉलिटिक्स में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन इन सबका अपना अपना एक उद्देश्य है, चाहे वो पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, ठीक है। वो चाहते हैं कि सरकार की नीतियां ऐसी हो। अब आरएसएस क्या चाहती है? आरएसएस चाहती है कि सरकार की नीति हिंदुत्व पर आधारित हो, ठीक है। वीएचपी भी वही चाहता है। वीएचपी ज्यादा रेडिकल हो जाता है उसमें, जहां पे वीएचपी हिंदुइज्म में हिंदू धर्म को घुसेड़ देता है। आरएसएस की जो हिंदुत्व है और वीएचपी की जो हिंदुत्व है, ये दोनों में यही एक डिफरेंस है
कि बाकी सब जगह दोनों समान होता है, लेकिन जब बीएचपी का आप हिंदुइज्म देखिएगा तो उसमें धर्म उसका अभिन्न अंग बन जाता है, ठीक है ना। वो उसको हिंदू धर्म को अलग करके नहीं देखता है, जबकि आरएसएस का जो हिंदुइज्म है आज की तारीख में, 66 से पहले नहीं, आज का जो है उसमें आप देखिएगा तो वो उसको इनकॉर्पोरेट करके नहीं चलता है, धर्म को अलग कर देता है, ठीक है ना। तो ऐसा एक कैटेगरी बना। इसी प्रकार से अगर आप दूसरा देखिए तो व्यावसायिक अथवा सामुदायिक समूह आप मान लीजिए, सेकंड कैटेगरी। व्यावसायिक अथवा सामुदायिक समूह। अब व्यावसायिक अथवा सामुदायिक समूह में आप किसको किसको रख सकते हैं, तो इसमें बहुत सारी कैटेगरी है। जैसे इसका एक एक कैटेगरी अगर देखिए तो एक कैटेगरी इसमें आ जाएगा व्यापार से संबंधित समूह। व्यापार से संबंधित समूह में आपको याद होगा CII ये सबको डालते हैं, फिक्की हो गया, बहुत सारा है, एसोचैम वगैरह हो गया, बहुत बहुत हो जाएंगे इसमें, जितना आपको डालना है डाल सकते हैं। दूसरा कैटेगरी है इसमें एक मजदूर संघ। अब मजदूर संघ में जितना भी देखिए तो इसके भी कई एग्जाम्पल्स है, जैसे एक इंटक हो गया, है ना, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। फिर आप दूसरा देखिए एटक हो जाएगा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। फिर हिंदू मजदूर सभा, HMS। अब इसमें से इन सब का अपना अपना पॉलिटिकल लिंकेज होता है, जैसे ये आपको बता रहा हूं, जस्ट लिखना नहीं है। जैसे ये सब बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इन सबको देखिएगा तो ये सब कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये इनकी राजनीतिक आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये होता क्या है कि ये सब के सब प्रेशर डालते हैं किस चीज के लिए, मजदूर संघ की मांग के लिए, कि मजदूरों के उत्थान के लिए सरकार को क्या करना चाहिए। इसी प्रकार से जब CII को देखिएगा, फिक्की को देखिएगा, तो ये सब प्रेशर किस चीज के लिए डालते हैं, अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। अब ये सब अपने अपने हित के लिए या अपने समुदाय के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी मांगों को मानने के लिए सरकार के ऊपर ये दबाव डालते हैं, लेकिन ये सत्ता संघर्ष में खुद शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर देखिएगा तो किसान से संबंधित भी है। इसमें अगर देखिएगा तो जैसे किसान आंदोलन में, जैसे आप मान करके चलिए कि यूपी और हरियाणा और इन सब में जो है भारतीय किसान यूनियन, ठीक है। इसी प्रकार से ये यूपी में है, हरियाणा में है, पंजाब में है, तीनों जगह पे है। महाराष्ट्र में अगर देखिएगा तो एक संगठन काम करता है, इसका नाम है शेतकारी संगठन, ठीक है। इसी प्रकार से हर राज्य में है, कर्नाटक में भी है, कर्नाटक राज्य रियायती संघ है। दूसरा आ जाइए, ये तो 2 कैटेगरी हो गया। थर्ड आप लिख लीजिए, ये है विशिष्ट मोटिव के साथ बनने वाले प्रेशर ग्रुप्स है, जिसको हम लोग उद्देश्य समूह कह सकते हैं। उद्देश्य समूह समझ लीजिए कि इनका कोई ना कोई विशेष ऑब्जेक्टिव होता है, तो इनके ऑब्जेक्टिव क्लियर होते हैं। उन सब का ऑब्जेक्टिव जो होता है ना थोड़ा वेग होता है और लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है, लेकिन इनका बहुत क्लियर और नैरो कंसेप्ट पे चलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि पर्यावरण संरक्षण है, तो ये छोटा सा सब्जेक्ट है ना, पर्यावरण संरक्षण। अब किसान आंदोलन कर रहे हैं तो उसका विषय और पर्यावरण संरक्षण का विषय कौन ज्यादा टारगेटेड होगा, पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण जब किसान कह रहे हैं तो उसमें तो बहुत सारी चीजें शामिल हो गई ना, तो ये इसलिए इसको अलग से रखा जाता है। जैसे पर्यावरण के लिए काम करने वाला संगठन हो गया, मानवाधिकार के लिए काम करने वाला संगठन हो गया, मानवाधिकार की रक्षा से संबंधित हो गया, ठीक है। इसके अलावा तीसरा कैटेगरी अगर देखा जाए तो एक ये भी रख लीजिए, दहेज विरोधी। अगर बिहार वगैरह के संदर्भ में लिखेगा तो इस सब का प्रयोग कीजिएगा। इसके अलावा देखिए दूसरा तो महिलाओं के प्रति, महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा होती है, के विरुद्ध हिंसा रोकने के लिए बना हुआ है ये, ठीक है ना।
ऐसे करके इसको बहुत सारा हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। इन सबका एक पार्टिकुलर अपना ऑब्जेक्टिव है। जैसे मान लीजिए कोई विस्थापन को समाप्त करने के लिए या विस्थापितों की मदद करने के लिए, जैसे मेधा पाटेकर का ग्रुप है, तो वो भी क्या है, एकदम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के साथ चल रहे हैं कि जो डिस्प्लेस किए गए लोग उनका रिहेबिलिटेशन किया जाए, पुनर्वास किया जाए, जो पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है उसका दूर किया जाए। तो ऐसे बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स काम करते हैं, ठीक है ना। चौथा कैटेगरी पे अगर आप ले लें कि और कौन सा है, तो इसको हम लोग कहते हैं कुछ ऐसे हैं जो संस्थागत हैं। संस्थागत का मतलब है कि जो खुद सरकार का हिस्सा होती है लेकिन वो सत्ता संघर्ष में शामिल नहीं होता है, ठीक है। संस्थागत समूह हो गया जो सरकार के भीतर मौजूद रहकर कार्य करते हैं। ठीक है। अब इसमें से देखिए तो जैसे आईएएस, आईपीएस, इन सब का एक अपना लॉबी होता है, ठीक है ना, जो सब है अपने जितने भी अधिकारी हैं इन सब का है। जैसे बिहार में देखिए तो बासा, ये क्या है, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव वाले लोगों का है, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखिए तो आर्मी के वेलफेयर के लिए जो ग्रुप बना हुआ है वो भी है। तो ऐसे ये सब के सब क्या है, तो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ है और ये सब काम करे। जैसे रेलवे का है तो रेलवे का भी अपना एक संगठन बना हुआ है। तो ये सबके सब प्रेशर ग्रुप्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक पांचवा रख लीजिए तात्कालिक या फिर शॉर्ट टर्म के लिए तदर्थ समूह। अब तदर्थ समूह होता है कि किसी विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये बनता है। और उस लक्ष्य की प्राप्ति के साथ ये समाप्त हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक ग्रुप बना कि भाई फलाने जगह पे स्कूल नहीं है तो उस स्कूल का स्थापित किया जाए, और उसके लिए जब वो सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं तो उसको हम लोग तदर्थ समूह में डालते हैं, ठीक है ना। इसका दूसरा पार्ट है कि भारत में इसकी राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, यही पूछा है ना सेकेंड पार्ट। यस सर, एक क्वेश्चन था। क्या पूछो? थर्ड वाला था सर, विशिष्ट उद्देश्य समूह। तो इसमें भी सर फोकस करना है विशिष्ट मतलब विशेष उद्देश्य को लेके, और ये सर तदर्थ समूह में भी सर विशिष्ट लक्ष्य को ही प्राप्त करने के लिए बनता है। दोनों में डिफरेंस है जी सर। जो तदर्थ होता है ना, इसका एक टारगेटेड है कि एक लक्ष्य है, मिल गया तो काम खत्म। पर्यावरण संरक्षण वाले में कोई एक लक्ष्य हो सकता है क्या, उसका लक्ष्य बदलता रहेगा परिस्थिति के अनुसार। आज पर्यावरण संरक्षण के लिए मान लीजिए कि प्रदूषण रोकने के लिए आप कह रहे हैं, और कल को हो सकता है कि इसमें नाभिकीय और विकिरण वाला पार्ट जुड़ जाए, ठीक है ना। तो इसका ऐसा ब्रॉड कंसेप्ट है ना कि ये बदलता रहेगा टाइम टू टाइम। मानवाधिकार की रक्षा जैसे हम कह रहे हैं तो इसका फिर बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है, बट यहाँ पे कोई ब्रॉडनेस नहीं है। यहाँ हमने कह दिया स्कूल, तो स्कूल मतलब स्कूल ही होगा वो, ठीक है ना। हो सकता है कि स्कूल वाला जो संगठन है फिर अब ये कॉलेज की मांग करने लगे, लेकिन ये दूसरा हो जाएगा ग्रुप, समझ रहे हैं ना। यस सर। तो दोनों में डिफरेंस है। अब आ जाइए कि ये पूछ रहा है सेकेंड पार्ट पे कि राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। यस सर। कि भारत में इसकी राजनीति पर प्रभाव, तो देखिए भारत में राजनीति पर जो प्रेशर ग्रुप का प्रभाव है ये कई चीजों पर डिपेंड करता है। पहला डिपेंड करता है कि उस समूह की, जो प्रेशर ग्रुप है, उस समूह की प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है, और किस प्रकार के उसके ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, और उसका संसाधन उसके पास क्या है। इस आधार पर वो प्रेशर डाल सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि हम प्रकृति पे ले लें, जैसे किसान का समूह ले लेते हैं, ठीक है, एक किसान हो गया, और एक समझने के लिए फिक्की को ले लीजिए। ये दो प्रेशर ग्रुप्स को ले रहे हैं हम लोग, दोनों की प्रकृति अलग अलग है, दोनों के संसाधन अलग अलग हैं, तो दोनों का जो प्रेशर पड़ेगा सरकार के ऊपर, राजनीति के ऊपर, बिल्कुल अलग पड़ेगा, ठीक है ना। अब किसान संगठन से जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर किसान का मुद्दा, किसान के पास संसाधन नहीं है, वो अगर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करने की स्थिति में नहीं है, तो किसानों की जो बात है वो सरकार तक नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। लेकिन भारत की राजनीति में अगर देखिएगा
तो किसान के मुद्दे जो होते हैं वो प्रमुखता से उठाए जाते हैं और ये प्रेशर ग्रुप उन सबको रखते हैं उनके सामने, ठीक है। इसी प्रकार से देखिएगा तो दूसरा चीज डिपेंड करता है कि राजनीतिक दल से उसका कितना संबंध है। राजनीतिक दल से दबाव समूह का क्या संबंध है, दबाव समूह के संबंध से उसका प्रभाव होता है। अब ये दबाव समूह से संबंध के आधार पे का मतलब है कि अगर वो राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है तो राजनीतिक दल की विचारधारा पर उसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे अभी हम लोग हिंदू महासभा, ये जो हिंदू मजदूर संघ था, इसको जो हम लोग कह रहे थे आरएसएस से जुड़ा हुआ है, तो अगर बीजेपी की पार्टी सरकार में है, सत्ता में है, तो वो दबाव डाल सकते हैं कि मजदूरों के लिए ये काम करें। इसी प्रकार से अगर कांग्रेस से जुड़ा हुआ प्रेशर ग्रुप है तो वो डाल सकता है, ठीक है। अब भारत की राजनीति में अलग अलग वर्ग निकल के आते हैं यहीं से, और जो वर्ग आधारित राजनीति है वो यहां से प्रारंभ होती है, ठीक है। अब ये वर्ग आधारित राजनीति में क्या है, तो एक वर्ग जो किसान का है उससे संबंधित मुद्दे रखने वाले कौन है, इसी प्रकार से श्रमिकों से संबंधित मुद्दे रखने वाला कौन दल है या कौन ग्रुप है, इसी प्रकार से महिला भी अगर एक वर्ग है तो महिला से संबंधित मुद्दे रखने वाले कौन से वर्ग हैं। तो ये सब के सब एक अलग से ग्रुप बन जाता है पॉलिटिक्स में, और इन सब का प्रभाव पड़ता है। अगर मान लीजिए कि प्रेशर ग्रुप्स बहुत पावरफुल हो जाए तो वो अपने मुद्दों को मनवाने में सरकार से सफल भी होता है, ठीक है ना। तीसरा चीज डिपेंड करता है कि आपका जो विषय है, जिस विषय को लेकर के आप सरकार के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, वह विषय से आम जनता से कितना जुड़ा हुआ है इसका। जितना ये कॉमन मैन से जुड़ा रहेगा सरकार के ऊपर, उतना ज्यादा प्रेशर होता है, समझ गए। अगर मान लीजिए कि बहुत ब्रॉड कंसेप्ट लेकर के कोई पॉलिटिकल पार्टी, जैसे अन्ना हजारे क्या थे, उनका भी जो मूवमेंट था एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर रहा था, ठीक है। उस प्रेशर ग्रुप में उनके मूवमेंट में बहुत सारे लोग जुड़ गए, ऐसा सब्जेक्ट जुड़ा हुआ था करप्शन का जिसको आम आदमी का प्रेशर मिल रहा था। नतीजा क्या हुआ कि लोकपाल जैसा जो विधेयक था उसको लाना पड़ा सरकार को, लोकपाल को और लोकायुक्त और इन सबको हर राज्य में लागू करना पड़ा, और करप्शन को लेकर के सरकार को एक नई दृष्टिकोण रखनी पड़ी। उसके पहले भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होता था, राजनीतिक मुद्दा जरूर होता था, लेकिन उसको लेकर के पॉलिसी लेवल पे कोई चेंज नहीं आ रहा था। लेकिन आप देखिए उसके बाद सीरीज ऑफ एक्टिविटी है कि करप्शन को कैसे कम किया जाए, ठीक है ना। तो प्रेशर ग्रुप्स का राजनीति पर प्रभाव होता ही होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का प्रेशर ग्रुप है, उसका प्रकृति क्या है, उसके पास खुद के रिसोर्सेस क्या है, पब्लिक से क्या कनेक्शन है, उसका पॉलिटिकल क्या उसको सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार से इसमें भूमिका आ जाती है कि मीडिया का क्या रोल है इसमें। अगर मीडिया आपको बहुत वेटेज दे रही है तो फिर यह प्रेशर ग्रुप भी काम करेगा, अगर मीडिया का कोई वेटेज नहीं है तो फिर प्रेशर ग्रुप काम नहीं करेगा, ठीक है ना। भारत की राजनीति पर प्रेशर ग्रुप का प्रभाव रहता ही है और आने वाले टाइम में भी इसका दबाव पड़ेगा। क्लियर है? सर ये परीक्षण के बारे में बोल रहा है सर सेकंड पार्ट में, तो ये सारा मेंशन करेंगे सर। परीक्षण इसी पे आधार पे कर रहे हैं ना। अगर आपका मोटिव बहुत अच्छा है, जैसे मान लीजिए कि आपका मोटिव है कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, ठीक है, ब्रॉड कंसेप्ट आपने लिया, आपने एक संगठन बनाया, लेकिन इस संगठन को मीडिया का सपोर्ट नहीं मिला, आपका कोई पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएशन नहीं है, तो आप इसको प्रेशर ग्रुप को कैसे राजनीति पर दबाव डाल सकते हैं? कोई पॉलिसी बनेगी आपकी? नहीं सर। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपका बात क्यों सुनेगा? इसलिए सुनेगा ना कि आपका संगठन बड़ा हो, और आपका संगठन बड़ा कब होगा? जब आम आदमी से आपका संगठन जुड़ेगा, है कि नहीं। तो ये सारा का सारा कंडीशंस है कि कोई भी जो प्रेशर ग्रुप्स है उसका राजनीति पर प्रभाव कब पड़ता है। अगर ये सब चीजें हैं तो राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा ही, अगर ये सब नहीं है तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब मान लीजिए 2 मिनट के लिए कि आप कहिए कि हम एक आंदोलन चलाना चाहते हैं कि संपत्ति रखने का अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया जाए, ठीक है, और आप ग्रुप भी बना लीजिए, इसमें कुछ लोग शामिल भी हो जाएंगे। तो समूह या प्रेशर ग्रुप जो बना, इसकी प्रकृति क्या हो गई? इसकी प्रकृति की नैरो प्रकृति हो गई ना, कि सारे लोग प्रॉपर्टी को तो फंडामेंटल राइट्स बनाने के पक्ष में होंगे नहीं, ठीक है ना। दूसरा चीज है कि आपके पास रिसोर्स भी नहीं, आप 5-6 आदमी हैं तो कहीं पर बैठ करके
आप उसको लामबंदी भी नहीं कर सकते, लोगों को जोड़ नहीं सकते। और जो ऐसा विषय है जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी उसको हटाया हुआ है, तो आप राजनीतिक दल से भी जुड़ नहीं सकते हैं उस पे, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसा करने का जोखिम नहीं उठाएगा। समझ रहे हैं ना? आम आदमी से भी ये विषय नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर आदमी, अगर प्रॉपर्टी को फंडामेंटलाइज कर दीजिएगा तो एक ही आदमी के पास सारा पैसा चला जाए और आप अभी कभी उस पैसे को ले नहीं सकते। तो जो मनी का संकेंद्रण रोकने की बात हो रही है वो बढ़ जाएगा, मीडिया भी सपोर्ट नहीं करेगा। तो वैसी स्थिति में क्या आपका प्रेशर ग्रुप राजनीति पर प्रभाव डाल पाएगा? नो सर, नहीं डाल पाएगा। तो राजनीति पर भारत में प्रेशर ग्रुप्स का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ऊपर में जितने भी प्रेशर ग्रुप्स आपको डिस्कस किया है वो सब प्रभाव डालता है राजनीति पर, क्योंकि उन सबके पास ये सारी चीजें मौजूद है ना? जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सिंपल है कि बिहार की राजनीति में राज्यपाल की शक्तियों तथा वास्तविक स्थिति का वर्णन कीजिए। ये तो बहुत सिंपल सा है, इसको लिख सकते हैं ना, बताना पड़ेगा? नो सर, सर बिहार की बोलता है सर, लेकिन सारा पावर्स तो वही रहेगा सर, जो मतलब एक राज्यपाल का रहेगा सर, सब कुछ वही रहता है, वही रहेगा। यस सर। बिहार वास्तविक स्थिति, यस सर, बता दे रहा हूं मैं। एक पूछ रहा है राज्यपाल की शक्ति को लिखिए और फिर उसकी वास्तविक स्थितियां। यस सर। तो वर्णन मतलब सर डिस्कस करना है सर, इसमें ना इंग्लिश में लिखा डिस्कस द पावर्स एंड एक्चुअल पोजीशन। डिस्कस करना है आपको, जस्ट चर्चा कर देनी है। तो अब ये राज्यपाल की जो शक्तियां हैं, इस शक्तियों को कैसे आप लिख सकते हैं? एक शक्ति तो उसकी, जैसे राष्ट्रपति में हम लोग लिखते थे कि विधायिका से संबंधित शक्ति है, इसी प्रकार से हाँ बिल्कुल कार्यपालिका से संबंधित है, कार्यपालिका हो जाएगा। फिर तीसरा देखिएगा तो फिनेंशियल, वित्तीय आधारित। चौथा रख लीजिए तो न्यायिक शक्ति, विवेकाधीन 161 वाला, ठीक है। फिर आप उसमें पांचवा में रखिएगा तो विवेकाधीन रख लीजिए। यस सर। विवेकाधीन भी दो कैटेगरी में, एक वो जो संवैधानिक प्रावधान के अनुसार है, यस सर, और दो जो परिस्थिति जन्य है, ठीक है ना। जब संवैधानिक प्रावधान वाला लिखेंगे तो 356 के संदर्भ में, आर्टिकल नंबर 201 के संदर्भ में, और दूसरा जब किसी प्रकार का सेंटर और स्टेट में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तब। हाँ यस सर बोल रहे हैं कि यस सर। फिर अध्यादेश के संदर्भ में, मतलब ऐसे विषय जहां पे वो मंत्रिपरिषद के बिना सलाह के काम करता है, वो सब उसके संवैधानिक विवेकाधीन शक्ति है, ठीक है। और परिस्थिति जन्य हो गया कि जब किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो सीएम की नियुक्ति किसको करते हैं, ठीक है, किस व्यक्ति को वो बुला करके कहता है कि आप मुख्यमंत्री बनिए और फिर अपना बहुमत सिद्ध करिए। तो ये सब उसकी परिस्थिति जन्य जो विवेकाधीन शक्ति है, और ये इसको डिस्प्यूट का कारण बना देता है, ठीक है। लेकिन अभी उसमें हम लोग को जाना नहीं है। अब ये पूछ रहा है कि एक पार्ट में ये डिस्कस कर दीजिए, तो ये सारे के सारे डिस्कस करने हैं आपको आर्टिकल वाइज। दूसरा कहता है कि इसकी वास्तविक स्थिति बताइए कि वास्तविक स्थिति क्या है। अब इसी वास्तविक स्थिति पे इस बार जो क्वेश्चन पूछ दिया था कि क्या वो कठपुतली होता है। तो वास्तविक स्थिति क्या है? तो पहला चीज है कि यह राज्य में कार्यपालिका का प्रधान होता है, ठीक है। राज्य की जो समस्त कार्य हैं, कार्यपालिका संबंधी जितना भी कार्य होता है, वो सारे के सारे काम इसी के नाम पे किए जाते हैं। व्यवहारिक पक्ष है कि मंत्री परिषद की सलाह पर ये काम करता है, ठीक है। लेकिन इन सबके अलावा इसके पास कुछ विवेकाधीन शक्ति है जो इसको अलग से एम्पावर करता है, अलग से इसको कुछ शक्ति प्रदान कर देता है, जहां पे वो मंत्री परिषद की सलाह के बिना काम करता है। इसका सीधा सीधा ये अर्थ निकलता है कि राज्यपाल का बेसिकली दो रोल होता है। एक रोल होता है जब वो कार्यपालिका प्रधान के रूप में काम करता है, और दूसरा रोल है कि जब वह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है, ठीक है। और जब कभी वो कार्यपालिका प्रधान के रूप में काम करेगा तो मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करता है, और जब राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है तो वो अपने विवेक का प्रयोग करता है। क्लियर है? और यही उसकी स्थिति बन जाती है, ठीक है।
कि सामान्य रूप में वो कार्यपालिका का प्रधान है, लेकिन वहां की सरकार की और वहां की स्थानीय राजनीति में उसका हस्तक्षेप नहीं होता है। इसलिए सरकारिया आयोग के रिकमेंडेशन के अनुसार ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल बनाना चाहिए जो उस राज्य की राजनीति से उसका संबंध नहीं रहा हो, जो एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर रहा हो और उस राज्य की मुख्यमंत्री का जिसपे सहमति प्राप्त हो, वैसे व्यक्ति को राज्यपाल का पद देना चाहिए। ठीक है ना? यस सर। कुछ पूछना है इसमें? फैक्चुअल है, इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन का कुछ है नहीं। जी सर। क्लियर है सब? यस सर। चलिए, कुछ पूछना है तो पूछो फटाफट। सर ये विशेषाधिकार का जो सर वीडियो अपलोड किए थे सर, उसमें जो उसका सीमाएं था सर, वो थोड़ा सा पॉइंट वाइज से छोटा सा भी बता देंगे सर? क्या चीज? सीमा? यस सर, जो उसका क्या लिमिटेशंस था? लिमिटेशन उसमें बताया हुआ है ना। यस सर, वो जो थोड़ा मतलब ये नहीं समझ आ रहा था सर। उसमें पार्लियामेंट्री प्रिविलेज वाले में आपको बताया था कि जो भी विशेषाधिकार मिला हुआ है वो क्यों मिला हुआ है। तो वो मिला हुआ है कि आप स्वतंत्र होकर के बिना किसी दबाव में जो नीतियों का पालन करना है, नीति निर्धारण करना है, उसमें आप अपना काम करेंगे। ठीक है? yes, अब इसी क्रम में उसको एक राइट्स मिल जाता है कि बोलने की स्वतंत्रता है, जिस पर कोई भी युक्त निर्बंधन नहीं लगता है, लेकिन सदन के रूप में उसको अपनी रिपोर्ट्स को पब्लिश करने का, अपनी कार्यवाही को प्रकाशन करने का, ये सारे के सारे अधिकार मिल जाते हैं प्रिविलेज में, कि आप ये सब के सब बिना उनकी परमिशन के नहीं कर सकते। अब मान लीजिए कि सदन में कुछ ऐसा हो रहा है जो अमर्यादित है, जो नहीं होना चाहिए, लेकिन आप प्रिविलेज के नाम पे अगर उसको रोक देंगे तो क्या ये सही होगा? क्रिटिसिज्म तो यही हो सकता है ना कि एक प्रकार से जो पूरी हमारी सिस्टम है उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो हर किसी को पता होना चाहिए। लेकिन जब आप उसके रिपोर्ट को प्रकाशित करने से मना कर देंगे, तब तो सीधा सीधा ये पता लगेगा ना कि यहाँ पर फिर सदन का इतना पैसा बर्बाद हुआ और सदन ने कोई काम नहीं किया, तो एक सेंसरशिप लग जाता है। इसके अलावा उसमें दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी को पनिश करने का अधिकार उसको मिल जाता है। अब न्याय करने के लिए जो फॉर्मूला बना हुआ है कि कानून का उल्लंघन होना चाहिए, प्रोसीडिंग्स होना चाहिए, चार्जशीट होना चाहिए, उसके बाद जांच होनी चाहिए, तब उसमें न्यायपालिका में बहस हो और तब उसको सजा दिया जाए। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं होता है। यहाँ सीधा सीधा है कि सदन एक विशेषाधिकार जांच समिति, मतलब खुद ही आरोप लगाते हैं, खुद ही जांच करते हैं और खुद ही सजा सुना देते हैं। ठीक है? तो न्याय की जो मूलभूत संकल्पना है उसका ये विरोधी बन जाता है। ठीक है? तीसरी चीज ये आ जाती है कि अगर मीडिया को हम इस चीज को लेकर के सेंसर करने लगे तो मीडिया कभी सकारात्मक रूप से संसद की आलोचना ही नहीं कर सकती है। लेकिन इन सब मामले में भारत में स्थिति बेहतर इसलिए है कि भारत में संसदीय विशेषाधिकार का दुरुपयोग नहीं किया गया है और भारत की जो पार्लियामेंट है वो खुद ही इस चीज को लेकर के प्रोएक्टिव रही है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे दूरदर्शन पे कार्यवाही को प्रकाशित करना है तो कोई सेंसर नहीं होता है, लाइव टेलीकास्ट कर दिया जाता है ताकि जनता को पता लगे कि सदन में क्या हो रहा है। ठीक है ना? इसी प्रकार से जितने भी लोग हैं उनको बोलने की स्वतंत्रता है। मीडिया को अलग से राइट्स मिला हुआ है कि वो संसद की कार्यवाही को प्रकाशित करे और उसको जनता के सामने रखे, तो वहां भी वो रोकते नहीं है। तो प्रिविलेज का आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कभी अगर क्रिटिसिज्म के लिए पूछ भी देना तो क्रिटिसाइज करने के बाद भी आपको पॉजिटिव ही लिखना है। ऐसे केसेस हमारे सामने नहीं है। ये केस 1-2 मैटर आया था तमिलनाडु को लेकर के और बाद में कर्नाटक को लेकर के कि वहां पे विधानसभा का जो अध्यक्ष थे उन्होंने कुछ पत्रकारों को सदन में जाने से और उससे मना कर दिया था क्योंकि वो पत्रकार कुछ बहुत ज्यादा क्रिटिक थे गवर्नमेंट के। ठीक है ना? तो ये छोटी मोटी चीजें ये सब होता रहता है, लेकिन ओवरऑल अगर देखिएगा तो यहाँ पे इसका आलोचना करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है ना? और कुछ नहीं सर? नहीं ना सर, ये क्वेश्चन आप कल टेस्ट हुआ था सर, तो एक क्वेश्चन जो संविधान पाठ था कल डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। पार्टी व्हिप क्या होता है? पार्टी व्हिप क्या होता है? पार्टी व्हिप होता है कि जब सदन में किसी विषय पे चर्चा हो रही होती है तो चर्चा होने के बाद जो वोटिंग होता है उसको लेकर के पार्टी अपना एक फिक्स करती है कि हम इस प्रस्ताव के पक्ष में या विपक्ष में वोट करेंगे, तो सभी सदस्यों से उम्मीद किया जाता है कि वो उसका पालन करेंगे, तो उसको पार्टी व्हिप कहते हैं। ठीक है सर, ये कहना कि स्पीकर का जो पोस्ट है वो राजनीतिक है, राजनीतिक कैसे जस्टिफाई किया जाएगा सर? नहीं जस्टिफाई कर सकते हैं, राजनीतिक पोस्ट नहीं होता है वो।
तो कहीं ना कहीं से वो अपने दल से तो वो जुड़ा रहता है ना, तो एक जो उनका डिसीजन मेकिंग होता है वो अपने दल की तरफ थोड़ा सा नहीं एक पक्षीय हो जाता है। नहीं होता नहीं है। हमारे यहाँ जो सिस्टम बना हुआ है कि जो भी अध्यक्ष बनता है वो अपनी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ जाता है, ठीक है ना, और वो सदन का अधिकारी बन जाता है और उसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी होती है कि वो उस सदन के कार्यवाहियों को निष्पक्ष होकर के संचालित करे। तो उसका अपने पॉलिटिकल पार्टी या विपक्ष या किसी से कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है ना। तो उसको कहीं पर भी आप राजनीतिक और पॉलिटिकल नहीं मान सकते हैं, कहीं भी नहीं। सर एक और सवाल है कि जैसे इंटरनेट को मौलिक अधिकार माना गया, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने भी मतलब सवाल किया है, तो अगर देश की एकता अखंडता के लिए अगर हम उस पर बैन लगा रहे तो फिर ये गलत कैसे? कहाँ गलत है? उसने कहा है युक्तियुक्त निर्बंधन के अधीन है, निर्वाध नहीं है, लेकिन युक्तियुक्त निर्बंधन के आधार पे आप हमेशा के लिए कोई चीज बैन नहीं ना कर सकते हैं। ये हमेशा के लिए तो नहीं था ना, ये पर्टिकुलर चूंकि ये था पिछले जम्मू कश्मीर में कुछ महीनों से लगातार आपने उसको बंद कर रखा था। यस सर। अगर मान लीजिए कि कहीं पर कम्युनल हार्मोनी डिस्टर्ब होने का चांसेस आपको लगता है, प्रशासन को लगता है कि यहाँ पे डिस्टर्ब हो सकता है, तो उसको अधिकार है कि लागू करे। 144 भी तो वही है ना कि जहाँ पे आप लोगों को गैदर होने से मना करते हैं, लेकिन क्या 144 को आजीवन समय के लिए लागू कर दिया जाए? तब नहीं कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि आप इसको भी पूरे समय के लिए लागू नहीं कर सकते। आप किसी विशेष परिस्थिति में कुछ समय के लिए कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ समय लंबा समय नहीं ना हो सकता है। यस सर। लंबे समय तक आप नहीं कर सकते हैं। तभी कहा जाता है ना कि युक्तियुक्त निर्बंधन होना चाहिए। लॉजिकल, उस पे जो भी रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं वो लॉजिकली लगना चाहिए, इलॉजिकल नहीं होना चाहिए। अब वहां राजनीतिक चीजें चल रही हैं कि 370 को हटाया गया तो पब्लिक विरोध ना करे या कुछ ना करे, तो उसके लिए आपने वहां पे इंटरनेट को बैन कर दिया। लेकिन इंटरनेट बैन करने के अलावे भी तो बहुत सारे मीन्स थे ना, उसका आप प्रयोग कर सकते थे। इंटरनेट का बैन तात्कालिक सॉल्यूशन हो सकता था। अब इंटरनेट का बैन करने के अलावा आप सारे कम्युनिकेशन सिस्टम को ही बैन कर दीजिए, तब तो वहां पे डेमोक्रेसी खतरे में है। क्योंकि डेमोक्रेसी में लोगों की बात अगर नहीं आएगी, मीडिया स्वतंत्र नहीं होगा, तो फिर क्या आएगा लोकतंत्र वो। और आप कहिए कि यहाँ पे लोग विरोध कर सकते हैं और विरोध की भावना बन सकती है, इसलिए हम टेलीफोन लाइन काट रहे हैं, हम पेपर बंद कर रहे हैं, हम न्यूज ब्रॉडकास्टिंग बंद कर रहे हैं, हम रेडियो पे जो न्यूज आता है वो बंद कर रहे हैं, इंटरनेट बंद कर रहे हैं, मोबाइल सेवा बंद कर रहे हैं, तो फिर काहे का डेमोक्रेसी? तो आप कहिए कि हम तानाशाही शासन चलाना चाहते हैं, तो आपका बेसिक कंसेप्ट के खिलाफ हो जाएगा ना। इसलिए उसको बैन किया हुआ था। सर जैसे 370 को हटाया गया, उसे बहुत सारे जो टेक्निकल पहलू थे तो उसकी तो अवहेलना की गई, तो फिर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे उनको कैसे सपोर्ट कर दिया? जैसे कि अगर कोई भी हम नीति लागू करते तो उसके लिए उनको विधेयक में संशोधन करना होता, संवैधानिक। बहुत जैसे इसमें केंद्र राज्य संबंध का था सर कि ये इफेक्ट कर रहा था, तो यहाँ पे भी बहुत सारे टेक्निकल पहलू थे जो करना चाहिए था। कोई टेक्निकल पहलू नहीं था। 370 का एक पॉलिटिकली और वो एक स्टैंड दिया हुआ था कि आपको जब कभी भी ऐसा होगा तो हम एक प्रिविलेज दे रहे हैं अन्य राज्य की तुलना में, ठीक है ना। और उनको विलय किया गया था जिस परिस्थिति में, तो उस परिस्थिति की वजह से आपने एक प्रिविलेज दिया था, और यह प्रिविलेज भी टेम्पररी दिया हुआ था, ठीक है ना। अब ये जो टेम्पररी था, कुछ समय के लिए था, तो इस कुछ समय की समय सीमा कुछ तो होनी थी। अब राजनीतिक कारणों से इसको लंबा खींचा जाता रहा। अभी सरकार को लगा, और पॉलिटिकल एजेंडा भी था इनका। अगर बीजेपी के पॉलिटिकल एजेंडे में देखिए तो 370 को खत्म करना इसका एक शुरू से एक एजेंडा रहा है। वो एजेंडा सर वो संवैधानिक नहीं ना था, जो प्रोसेस रहा हटाने का पॉलिटिकल एजेंडा था ना। अब संवैधानिक क्या होता है इसमें? सरकार जो सत्ता में है वो हटा सकती है, उसने हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट इसलिए नहीं ना है कि किसी के पॉलिटिकल विल को जस्टिफाई करे। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का वायलेशन हो गया 370 के हटाने से, आप बताइए। सर जैसे दिया हुआ है कि जैसे कि अगर कोई राज्य के लिए अगर हम कोई ये नीति ले रहे हैं, जैसे केंद्र संबंध के बारे में कहा जाता है कि उसमें विशेष बहुमत की बात की जाती है, प्लस आधे राज्य से सहमति ली जाती है। किस चीज के लिए? ऐसे कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है?
उसके लिए, हर मैटर में नहीं। 370 को आप हटा रहे हैं, वो एक सिंपल सा कंसेप्ट है, ये एक पार्टिकुलर राज्य से जुड़ा हुआ है, ऑल ओवर इंडिया से जुड़ा हुआ नहीं है। तो क्यों सभी राज्य से हम पूछने जाएं? दूसरी चीज, राज्य की स्थिति में कोई परिवर्तन करना है तो ये केंद्र का पूरा अधिकार है करने का, वो कर सकता है। तो 370 को हटा करके हमने कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनली हमने वायलेशन किया है? कुछ भी नहीं। ऑलरेडी पहले से कॉन्स्टिट्यूशनल में प्रोविजन किया हुआ था कि ये तात्कालिक रूप से आपको दिया जा रहा है, कुछ समय के लिए दिया जा रहा है। तो ये कुछ समय की समय सीमा तो तय होगी ना कि कब करेंगे। 60 साल हो चुका था, कर दिया, इसमें कौन सा बड़ा बात है। अच्छा, दूसरी चीज, जितने भी प्रिविलेज जम्मू कश्मीर की विधानसभा को मिला हुआ था, स्लोली ग्रेजुअली वो सारे के सारे खत्म किए जा चुके थे। सिर्फ 370 ऐसे ही बचा हुआ था, लेकिन मैक्सिमम चीजें वहां खत्म की जा चुकी थी। और दूसरा पहलू यह है कि एक प्रकार से भारत के यूनियन में जितने भी राज्य हैं, उन सभी राज्य में एक ही प्रकार की स्थिति है सबकी। जम्मू कश्मीर को आपने एक अलग से प्रिविलेज दे दिया है, तो ये तो हमारे संघवाद के भी खिलाफ था। ठीक है ना, कि हमारे हर राज्य एक समान नहीं है। अब किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट पॉलिसी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्ट करती है तो जम्मू कश्मीर में वो डायरेक्ट लागू नहीं होता है, पहले उसकी विधानसभा से पास कराइए। ये कौन सा स्थिति हो गया? अगर फिर उसी प्रकार की स्थिति होगी तो लोगों का एक दूसरे से इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है। जम्मू कश्मीर के अंडर डेवलप रहने के पीछे अगर कोई बहुत बड़ा जिम्मेवारी है किसी की, तो सरकार की, और 370 भी रिस्पॉन्सिबल रहा है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि केंद्र सरकार कोई योजना बना करके दे रही है कि इस योजना को लागू करना है, तो 370 के कारण वहां की राज्य विधानसभा यह देख करके लागू करती है कि इससे हमारी राजनीति को कितना बेनिफिट मिलता है। 370 होने की वजह से वहां पे जो इलेक्टोरल सिस्टम था वो गलत काम करता था। वहां की राजनीति अगर देखिएगा तो पूरी की पूरी जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जो कश्मीर घाटी है वहां का सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलता था जम्मू कश्मीर में, जबकि पॉपुलेशन उसका कम है। तो पॉपुलेशन कम, आपका प्रतिनिधि अधिक, और जम्मू एरिया का पॉपुलेशन ज्यादा और प्रतिनिधि कम। तो ये कैसा आप डेमोक्रेसी चला रहे थे कि एक माइनॉरिटी लोग जिनकी संख्या कम है उनके नुमाइंदे जहां पे ज्यादा लोग रहते हैं उस पर भी शासन कर रहा था। तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा में हमेशा कश्मीर डोमिनेंट रहा है, जम्मू पीछे छूट जाता था, लद्दाख को कोई पूछ नहीं रहा था। तो 370 के कारण जम्मू कश्मीर का खुद का स्थिति खराब हुआ है, ठीक है ना। लेकिन वहां की जो पार्टी पॉलिटिक्स है, राजनीति करने वाले जो दल हैं, वो इस चीज को नहीं चाहते थे, क्योंकि सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी वहां पे जो डोमिनेट करती है वो सब कश्मीर वैली की है। मुफ्ती मोहम्मद सईद भी की जो पार्टी है वो भी कश्मीर वैली को ज्यादा काम करती है। जो इनका है उमर अब्दुल्ला का जो है वह भी कश्मीर वैली से जुड़ा हुआ था। तो ये सब के सब वैली की राजनीति करते हैं, और आज के तारीख में टेररिज्म सबसे ज्यादा कहाँ है? उसी वैली में है। तो इसका सीधा सीधा लिंकेज नजर आता था कि इस पॉलिटिक्स का और इसका जो वहां पे जो टेररिज्म है, इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशनशिप है। और अगर उसको गवर्नमेंट ब्रेक नहीं करती तो क्या इस प्रॉब्लम को आप लंबे समय तक आजीवन खींचते इसको? अभी आज की तारीख में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे चाहे वैसे वहां का इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकती है, उसके डेवलपमेंट के लिए बात प्लान हो सकता है, वहां की चुनी हुई सरकार अपना काम करेगी। तो जैसे हर राज्य का ग्रोथ हुआ 90 के बाद, पूरे देश भर में हर राज्य ने विकास किया है, कोई ज्यादा किया है कोई कम किया है, सबने किया है। लेकिन जम्मू कश्मीर ने कुछ नहीं किया है। क्यों? क्योंकि आपने उसको विशेष दर्जा दे दिया था। हमारी नीतियां वहां नहीं चलती थी, वो हर चीज को अपने हिसाब से ट्विस्ट कर देते थे। तो पैसा हमारा, खर्चा हमारा वेलफेयर करने के लिए हम पब्लिक को दे रहे हैं, लेकिन वो वेलफेयर किसका हो रहा है? वो पॉलिटिकल पार्टी अपने लोगों को खास फायदा पहुंचाने के लिए कर दे रहे हैं। तो 370 की वजह से उसका देश के साथ जुड़ाव नहीं हुआ, ये एक हकीकत है, इसको स्वीकार करना होगा, ठीक है ना। और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण राजनीति है, पॉलिटिक्स की वजह से 370 को नहीं हटाया जा रहा था। और अच्छा सर, आज इवनिंग में भी क्लास रखे हैं 4 बजे से सर, डीआई का कुछ है और कुछ हिस्ट्री का पार्ट रहेगा। अच्छा ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा ना, हमको छोड़ दीजिएगा। सर एक और है सर। हाँ बोलो सर। अगर हम मतलब सरकार की नीति के खिलाफ बोलना देशद्रोह माना जाना उचित है? अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि सरकार जो बोल रही है वो गलत है और हम विरोध कर रहे हैं, तो उसको सिटीजन चार्ज लगा देना उचित है?
नहीं, क्योंकि बोलने मात्र से तो देशद्रोह नहीं हो जाता ना, वो गलत है, वो नहीं लगाना चाहिए, वो गलत है। सरकार का विरोध करने का अधिकार सबको है और लोकतंत्र का वो आधार है। अगर विरोध नहीं करेंगे तो डेमोक्रेसी कैसे चलेगी? यस सर। और विरोध करने की वजह से किसी के ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस कर देना ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। ये लोकतंत्र में आवाज दबाने जैसी है, उसका कभी भी किसी भी स्तर पर समर्थन नहीं किया जा सकता, ठीक है। और कुछ रखे फिर? यस सर। चलिए, मैं आज कल आपका क्लास रहेगा सर मॉर्निंग में? कल डिस्कशन क्लास? हाँ रहेगा जी सर। ठीक है, आपको मिल जाएगा मैसेज। जी। ओके, चलो, थैंक यू। थैंक यू सर।